नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक ऑफिस टॉक्स के एपिसोड 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक अगर आपको यात्रा की स्टोरी सुनाऊं, एक यात्रा रेगिस्तान से लेके भारत के आईपीएस तक, आरएएस तक, ऐसी यात्रा की अगर मैं कहूं कि दो जय वीरू आज हमारे साथ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं अभिनंदन करना चाहूँगा आईपीएस सर प्रेम सुख जी डेलू और एसडीएम साहब श्याम सुंदर जी, आप हमारे आज अपना वक्त निकाल के पधारे, बहुत बहुत सर वेलकम है। सर, इस ऑफिसर टॉक सीरीज का उद्देश्य है आप जैसे ऑफिसर लोगों को, आम जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन फेज में, उनसे रूबरू कराना है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपका जो वक्त लिया है उसको ऑप्टिमाइज करके वहाँ तक मैं दे पाऊँ, आपका साथ चाहिए इसमें। तो सर स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैंने कहा कि आप रेगिस्तान से लेके जिस स्तर पे आज हो, तो जय वीरू का मैं जो एक नाम ले रहा हूँ, मेरा अंदर से ये नाम आया कि जय वीरू। तो श्याम सुंदर जी और प्रेम सुख जी आज एक साथ जो है अभी मेरे साथ बैठे हैं, इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? तो मैं चाहूँगा सर आप इसका शुरू करें और मैं बीच बीच में सर को भी। सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस योग्य समझा और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने अपना माध्यम बना के और युवाओं से संवाद करने का आपने जो मौका है वो दिया है। जो बात आपने जय और वीरू की कही, तो ये बात सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार आपने एक नया वर्ड भी है वो दिया। श्याम सुंदर के साथ यदि फैमिली के रूप में देखा जाए तो बहुत ही पुराना, और मैं ऐसा कहूँ कि हमारी जड़ है वो इनके यहाँ पर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरी दादी है वो इनके परिवार से है, वो बिलोंग करती है, यानी एक तरह से कहे तो मेरे पिताजी का और ननियाल है वो इनके घर पे है। जी सर। जहाँ तक एजुकेशन की बात है हम दोनों की, तो श्याम सुंदर और ये है वो खाजूवाला के अंदर गुल्लू वाली गांव है, वहाँ पे रहते थे, तो इनकी भी एजुकेशन है वो वहीं पर कुचोर और खाजूवाला के अंदर। खाजूवाला। हम दोनों का पहली बार जो मिलन, आज हम गाड़ी में बैठे थे तो भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे जी। ये मेरी वाइफ को वो बता रहे थे कि किस तरह से हमें वो पहली बार वो कब हुआ मीटअप, पहला मीटअप? तो इसकी ये मार्च 2013 के अंदर हमारा एक फ्रेंड था, उनकी शादी थी। उस समय हम सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट थे। ऐसा ही राजस्थान पुलिस में जी। तो उसमें हमारा एक कॉमन मित्र था, उसकी शादी में हम गए हुए थे। तो पहली बार मैं और श्याम सुंदर है वो वहाँ पे मिले थे और उसकी बारात के अंदर हम गए थे। उस दौरान क्या हुआ, कैसे हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और किस तरह से हम दोनों आगे बढ़े वो आगे श्याम सुंदर मतलब मैं कहूँ तो एक लेवल की ऊर्जा ही आपस में मिली और आगे बढ़ के एक ऊर्जा का पुंज बना दिया। सर श्याम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से नए इनोवेशन कर रहे हो, थैंक यू सर। विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर के, वो बहुत ही सराहनीय है। आपको इसलिए साधुवाद देते हैं और बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप यूं ही इस अलग को जगाए रखो, बढ़े आपकी आभा मंडल और बढ़े, इसी कामना परमात्मा से करते हैं। अब जो बात अभी चल रही थी कि हमारा मिलन रामविलास जी कीचड़ है, सब इंस्पेक्टर, वो हमारे कॉमन दोस्त जी, उनकी शादी में फर्स्ट टाइम मिले थे। हम लोग बारात जाने की तैयारी कर रहे थे, तब मेरे पास गाड़ी थी बोलेरो, हमने वैसे ही ले रखी थी और शादी में जा रहे थे, बारात गाड़ी से जाएंगे। मैं था, एक दोस्त और राजेश था जी। एक मेरा मामा जी का लड़का था और एक और दोस्त थे, हम 4 जने थे। एक बोलेरो कैंपर गाड़ी थी, ये आए पैदल, जूती पहनी हुई, जीन्स चेक वाला शर्ट और गोल लंबे, थोड़े बाल लंबे रखते थे साहब। अच्छा। वैसे हम जानते थे, ये भी मेरे भाई नेम जानते थे और मैं भी इनको, लेकिन परिवार के भी हम हैं, लेकिन मिले हुए नहीं थे आपस में, क्योंकि ये गांव और बीकानेर मेरी ग्रेजुएशन, उसका रीजन था एजुकेशनल जो सिस्टम था, उसके थ्रू जानते थे। यस। तो फिर हमारा वहाँ मिलना हुआ, इनको मैंने कहा चलें बारात साथ में। मैं तो मतलब सहमते पूछा कि फर्स्ट टाइम लगा तो और क्या हाल चाल, ठीक है। 2 मिनट में हुई हाय हेलो और इन्होंने कहा नहीं बस में चलेंगे। तो हमने वो गाड़ी वहाँ से कैंसिल करके इनके साथ हम बस में बैठ गए। फिर वो दिन, उस दिन फिर रात को हम वापस बारात से आए, तो उसके बाद इनके क्वार्टर पे पहुँचे और देखा कि जिस क्वार्टर में रह रहे थे, 2 कमरों क्वार्टर छोटा सा, एक कपड़ों की बनी अपने मारवाड़ी में खल्ली बोले, खल्ली रली बोले करे, खल्ली बोले, खल्ली गुदड़ा, एक खल्ली, हाँ, और मूंगफली छिलके पड़े, एक 10 रुपए की डाबर
आंवला सरसों आंवला और ये तेल होता तेल। है 10 रुपये वाली शीशी, एक कंगार, एक कांच लगा हुआ, हाँ। और एक इनकी जूती, एक चप्पल, जूती जो पहन रखी थी वो, और एक ड्रेस उसके अलावा, और बाकी Yes. पूरे में जाड़े जमे हुए। ये लोकेशन कौन सी बताई ये आपने? बीकानेर, बीकानेर में क्वार्टर। सरकारी क्वार्टर है वहाँ, कॉलोनाइजेशन उसमें। हम्म। पूरे में जाड़े जमा है, रसोई में मतलब एक आदमी जाए उतनी जगह में, जितने में आदमी घूमता ना उस जगह जाड़े टूटे हुए, बाकी पूरे मकान में जाड़े। हम्म। अंदर कमरे में, बाहर एक कमरा है उसमें लटरम पटरम वैसे डाला हुआ घर का, बाकी इनका वो नीचे बिछौना बिछा रखा, एक कंबल, एक रजाई, रिता सामान। हम्म। तो देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। वो हमारी फर्स्ट मुलाकात थी, उसके बाद से हम हमेशा साथ रहे, और आज और आपके सामने। आज शायद इस बात को मैं कहूँ तो 9 साल हो गए हैं, हाँ 9.5 साल। 9.5 साल हो गए हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि ये आपका सफ़र ऐसे आगे बढ़ता रहे और धन्यवाद। हज़ारों साल ये गिनती आगे जाए। हम भी चाहते हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, अच्छी ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है, बहुत ही खुला हेल्दी मतलब डिस्कस हमारा रहा है, बिना प्लानिंग के ही। दोनों बहुत सारे अलग अलग मत हैं और फिर भी साथ सर्वाइव किए। कई बार हम घर में बैठे भी अलग मत होता है, पब्लिकली भी करते हैं, तो वापस जाके आज तक मेरे को याद नहीं है हमने कभी ऐसे किया हो कि भाई तूने वहाँ ये क्यों कहा या ये क्यों कहा। इतना इस वजह से बहुत ही इस चीज़ को एंजॉय किया, आनंद किया। परमात्मा की ये कृपा भी मानते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा आदमी सदैव हो, तो आपको जीवन में किस चीज़ की कभी सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि भाई किसको शेयर करें या क्या करें। जब फ़ोन करते हैं या मिलते हैं या जब भी कहते हैं तो एक अलग एनर्जी है। गुजरात से आने की सूचना मिलती है तो भी मैं पहले बराबर प्लान करते हैं यार छुट्टी साथ चलें करें, वो आज भी वैसा ही कुछ। ग्रेट सर, बड़ा अच्छा लगा सुन के, और मुझे भी ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि कोई मुझे भी ऐसा मित्र मिले। और सर इस बात को मतलब कंटिन्यू करते ही एक कि आपने भी शायद 7-8 एग्ज़ाम क्लियर करे हैं लाइन वाइज, तो ये आपको पता है ये लोगों की शिकायत भी है, कुछ हमारे लिए छोड़ देते, अगर सीधा IPS ही बनना था तो वो रास्ता क्यों। और आपने भी शायद मेरे हिसाब से, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कर पा रहा, तो ये क्या होड़ा होड़ी थी या फिर कोई प्रकृति का आशीर्वाद था कि ये जो दोनों ऊर्जा है ये ऐसी चलेगी एक साथ। शायद आपका सफर शुरू हुआ था पटवारी से। देखो इसमें कोई ऐसी होड़ा होड़ी नहीं थी हमारी जी। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस जीवन में ये था। पहले तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है या जो सब चीज़ें हैं उसमें ये था कि भाई कैसे ही करके नौकरी लगना, बिल्कुल। और अपना सर्वाइव है वो तभी हम हमारी वो समझ कहते हैं ना आदमी अपनी योग्यता की, यार दूसरे काम अपने से होगे नहीं और नौकरी लगेंगे तब आगे सर्वाइव कर पाएंगे। एजुकेशन ही हथियार है। एजुकेशन ही हथियार है। जी। तो इसलिए सबसे पहले तो ये था कि एक नौकरी मिल जाए। फिर नौकरी मिल गई तो मन में शुरू से ही एक महत्वाकांक्षा थी, और ये थे कि यार जीवन में भगवान अपन ये भी मानते हैं कि जैसे सब जगह सुनते हैं जो अपना है वो ग्रो अप होता है, उस सब में अपन ये सोचते हैं कि भाई कहते हैं कि 84 लाख जीवन के बाद में एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मनुष्य जीवन के अंदर भी क्या होता है, मौका होता है। मौका। तो ये था कि इस रंगमंच पे आए हैं तो कोशिश करते हैं क्या होता है। तो उस कोशिश के चक्कर के अंदर ही सबसे बड़ा क्या हुआ कि किसी एग्ज़ाम को छोटा नहीं माना और हमेशा कॉन्फिडेंस रहे साथ में। तो जो भी एग्ज़ाम आता था तो उस एग्ज़ाम को देते थे, और ये नहीं मानते थे कि किसी भी एग्ज़ाम को कि ये एग्ज़ाम छोटा है या बड़ा है, बस एग्ज़ाम देना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताऊं कि जब मेरा UPSC के अंदर सिलेक्शन हो गया था, 170 मेरिट आ गई थी, उसके बाद में भी मैं RS का इंटरव्यू देकर आया था। क्या बात है। सिलेक्शन के बाद भी एक मतलब वो आपका मतलब कर्तव्य पथ था जिस पे आप निरंतर। और जो कॉलेज लेक्चरर का था वो भी मैं दे के आया था एग्ज़ाम। तो मन में ये हमेशा रहता था कि यार अपने को एग्ज़ाम देते रहना है, क्योंकि एग्ज़ाम के नाम से क्या है कि हमेशा पढ़ते रहते तो कुछ ना कुछ नया मिलता था। वो एक वो जोश था, एक वो सुकून था कि यार कुछ करना है अपने को। और फिर ऊपर वाले का, माता पिता का और बड़ों का सबका आशीर्वाद रहा, इसलिए है वो मिल गया। नहीं तो कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग बहुत सी मेहनत भी करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं मिल पाती। तो और ऐसा भी नहीं है कि मैं हमेशा सफल रहा, जीवन में असफलता भी बहुत मिली। जैसे मैं बनना तो डॉक्टर चाहता था, आपने नीट दिया, आपने नीट का एग्जाम दिया, PMT होता था उस टाइम। PMT होता था जी। तो PMT का एग्जाम 2 बार दिया और नहीं हुआ दोनों बार। तो उसमें जरा आपने खुद ही पढ़ाई की थी या फिर कोटा कहीं गए थे? बीकानेर ही था। अच्छा। वो उसकी एक अलग कहानी है कि बिल्कुल सर, आने दीजिए, आज ये मन से नहीं जा पाए। स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोटा जाके पढ़ पाए, क्योंकि बीकानेर ही सर्वाइव करना मुश्किल था। तो कोटा जाके और फिर उस समय नहीं हो पाए, लेकिन आगे जीवन में ईश्वर ने चाहा तो ये सब है वो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं PMT में असफल नहीं हुआ। आज मैं आपके सामने जिस वजह से बैठा हूँ उसी PMT की वजह से बैठा हूँ, क्योंकि मेरा जो UPSC का इंटरव्यू गया था वो पूरा जो मैंने मेडिकल की तैयारी की थी उससे मैं पूरा उसी चीज़ के ऊपर गया था।
कंप्लीट, मतलब इंटरव्यू का अपन कहें कि लगभग 40% हिस्सा है उसमें मेरे, वो जो मैंने 12th तक साइंस पढ़ी थी वो कम है। तो ये शायद आपने उस इंटरव्यू को ड्राइव किया होगा हाँ बिल्कुल उसी तो तरफ। वो जैसे उन्होंने अभी आपके सामने गिलास पढ़ी, हाँ। उन्होंने पेपर वेट पढ़ा था और गिलास पढ़ी थी, तो पूछा कि इन दोनों में से पहले इनको गर्म करें तो पहले कौन सा गर्म होगा, ट्यूबलाइट के बारे में पूछा, फिर मेरी हॉबी कैमल राइडिंग थी उसको लेके, और न्यूटन के लॉज को साथ में मिला के क्वेश्चन पूछा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में कभी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है। ईश्वर ने मेरे लिए अलग डेस्टिनेशन तय कर रखा था, तो वो पढ़ाई यहाँ पर है, वो काम आ गई। तो इसलिए है वो कभी जीवन के अंदर अपन ये नहीं कह सकते कि है वो असफल हो गए या कुछ हो गए। और ईश्वर का, बड़ों का, सबका आशीर्वाद रहा कि ये सफ़र चलता रहा और 2015 के अंदर है जो एग्ज़ाम था 16 के अंदर रिजल्ट आया था, उसका ये है वो सफलता मिली। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही सुंदर बात बताई कि मेरा नीट असफलता नहीं था, अगर वो असफलता होता तो शायद मैं आईपीएस नहीं होता। बिल्कुल सुंदर बात सर। इसी बात को मैं श्याम जी आपके साथ कंटिन्यू करना चाहूँगा कि सर जो चीज़ छुपाना चाह रहे हैं दरअसल ये सीधी सी बात यह है कि इस प्रकार की परिवार की स्थिति नहीं थी तत्समय कि अब घर वालों को हम कह सकें, जिसमें भी साइंस मैथ्स लेना चाहता था, सच्चाई है। और मैंने ली भी थी, 2-3 दिन बैठा था तो एक विद्रोह टाइप घर में हो गया था। उस टाइम सर शायद एक नया ट्रेंड आया था साइंस मैथ्स का, चल आईआईटी का साइंस मैथ्स का। राजवाड़ा में तत्समय उसी सेशन में पहली बार साइंस की कोई स्कूल में ब्रांच मिली थी, तहसील हेडक्वार्टर पे पहली बार उसी साल मिली थी। मैंने ली थी तो पिताजी ने और मिलने वाले जो थे उनका कहना था कि भाई अच्छे परसेंटेज 80% से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे या ये नहीं बढ़ेंगे, गांव में रहा है, इतना बेस अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार की बातें। और मूल चीज़ तो ये थी कि तत्समय इस प्रकार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी हम लोगों की। जैसे आप बड़े संयुक्त परिवार में रहे हैं, जब ये सर्विस लगे तब तक इनका परिवार संयुक्त रहा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियाँ थी जिस वजह से ग्रास रूट रेस से ये सर्विस लगना। जैसे मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम हमने आरएस का ही दिया, आपने भी आरएस का ही दिया, तैयारी हम आरएस की कर रहे थे। इनके परिवार में बुद्धराम जी डेलू सीनियर आरएस ऑफिसर पोस्ट से रिटायर हुए हैं, वो मेरे हिसाब से हमारे उस एरिया के पहले डायरेक्ट आरएस ऑफिसर थे। इनके वो रोल मॉडल या उनकी वजह से परिवार में जो ऐसी अलग थी या वो ड्रीम था, अब इनके ड्रीम का क्या बेस था। मेरा जयपुर आने के बाद में मैं एसटीसी के हिसाब से जयपुर यहाँ मानसरोवर जहाँ अपन बैठे हैं उसके पास स्वर्णपथ में कॉलेज महावीर, उस कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से ये आरएस का ड्रीम बना। और ये छोटी नौकरियाँ वो सर ने जैसे बताई ना, वो तो उस प्रोसीजर में क्या टाइम लगता है, आरपीसी वैकेंसी में 2-2, 3-3 साल, तो बीच में कंटिन्यूटी के हिसाब से ये एग्ज़ाम दिए थे। और कोई भी एग्ज़ाम हम लोगों ने देखे यूँ ख़राब नहीं की सीट जिसमें हमने नहीं ज्वाइन करना था, मेडिकल तक नहीं दी। अगर मैं कहूँ कि ये आपका अपना आत्मविश्वास अपलिफ्ट करने का तरीका था बिल्कुल बीच बीच में। बिल्कुल यही था। बिल्कुल सर। ये आजकल एक इसमें मैं एक क्वेश्चन भी ऐड करना चाहूँगा सर। लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है अगर यूपीएससी नहीं तो क्या, तो मुझे लगता है कि उसको आप लोगों ने अच्छे से वो किया है, प्रोसीड किया, आपने हर टाइम एक बैकअप बना के चले हो। और मेरे हिसाब से लगता है कि वो बैकअप आपको एनर्जी डबल कर देता है और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सर जैसे एक दिन मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि मैं तो 10वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, कि मैंने उस टाइम ही भाई रुपए कमाना शुरू कर दिए थे जब मैं 10वीं क्लास में था। तो सर आज ये एक दिक्कत है, जो भी बच्चे एस्पिरेंट है भले किसी फील्ड में हो, भले मतलब प्राइवेट फील्ड में कोई कर रहा हो ट्राई, गवर्नमेंट फील्ड में, तो वो एक तरह से जैसे आपने कहा कि मैंने शुरू कर दिया पढ़ाना, तो ऐसे मेथड आज नहीं खोज पा रहा है। तो रीज़न मतलब विल पावर का है या अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई? मेरा इसमें ये मानना है कि विल पावर या अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाने की तुलना में सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी के अंदर जोश कितना है, जुनून कितना है, वो चाहता क्या है। अब जैसे मैं टीचर था और जिस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा था उस समय मैं टीचर था, मैं स्कूल भी जाता था, सुबह दोपहर में स्कूल से वापस आता था, खाना भी खुद बनाता था और उसके बाद में पढ़ाता भी था बच्चों को घर आके, और उसके बाद में भी यूपीएससी की तैयारी करता। तो अंदर एक होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है। और जिस दिन हमारे मन के अंदर ये एक, कई बार क्या होता है कि हम सिंपैथी की खुशी लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जैसे झूठ बोलते हैं कई बार कि मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। परिवार वाले क्या है अपने इतने पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको पता नहीं होता है, तो वो कहते हैं अरे यार बच्चा मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन पीछे 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से। और रियलिटी कुछ अलग होती है, हम अपनी ईमानदारी से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं।
तो वो एक सिंपैथी नहीं लेनी चाहिए हमें कभी। हम जब स्टूडेंट हैं, हम किस चीज़ की, हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस टारगेट के लिए आए हैं, वो सिंपैथी से खुशी नहीं लेनी चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि हमें अपनी असफलता भी हुई है तो उसको ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। यार मैं असफल हुआ हूँ और इस पेपर में मेरे सिर्फ इतने ही नंबर आए हैं, तो उसको हो सकता है थोड़े से टाइम के लिए ऐसा लगे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, वो हो रही है, लेकिन उस चीज़ की वजह से उसको आगे बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कभी बहुत सी बार आप देखना कि दूसरा क्या करते हैं कि वो पढ़ते हैं लेकिन मजबूरी में पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे अपने आप को समझते हैं कि यार मुझे तो बाहर घूमना फिरना है, मुझे तो मज़े करने हैं, ये सब करना है, वो सब करना है। उनके लिए पढ़ाई सेकेंडरी होती है और बाकी की चीज़ें जो मेटलिस्टिक ये सब चीज़ें हैं, घूमना फिरना, ये सब उनके लिए प्राइमरी होता है। तो आप जिस चीज़ को सेकेंडरी समझोगे तो फिर उसका परिणाम भी सेकेंडरी आएगा। तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी ईश्वर की भक्ति भी उसका पढ़ाई है। तो यदि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पढ़ाई को देना चाहिए, बाकी की सब चीज़ें उसको सेकेंडरी है वो समझना चाहिए। और यदि इस तरह से वो आनंद लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फिर हम एक चीज़ क्या रहती है कि हम लोग अपना आदर्श बाहर ढूंढते हैं, मॉडल है वो बाहर ढूंढते हैं। तो उस आदर्श से या वो थोड़ी सी देर तक अपने को मोटिवेट करता है, वो ज़्यादा मोटिवेट है वो नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं आदर्श हमें अपने परिवार के, घर के लोगों की, उनकी जो समस्याएं हैं और उनको देखते रहना चाहिए कि मेरे दादा ने क्या किया, उन्होंने कितनी मेहनत की, हम कहाँ थे, हम कहाँ से आगे बढ़े, मेरी दादी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया। वो यदि हम 24 घंटे याद रखेंगे ना तो वो लाइव रहेगा हमारे सामने कि यार वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, पेट काट रहे हैं अपना, वो पेट काट के हमको पढ़ा रहे हैं और हम यहाँ पर है वो ये कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरे लिए तो हमेशा मोटिवेशन यही रहा कि यार अपने माँ बाप अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपनी दादी ने अपने लिए क्या किया। हम सुनते थे, हमने हमारे दादाजी को आंखों से नहीं देखा, लेकिन हम सुनते थे कि वो इतना काम करते थे, इतना काम करते थे कभी उन्होंने। तो ये लाइव मोटिवेशन होते हैं। और देखो कोई भी आदमी होगा झूठ बोलेगा कि वो ये कहे कि मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ या मेरे पर कोई स्ट्रेस नहीं है या मेरा हमेशा ही पढ़ाई में मन लगता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर आदमी शाम के समय में या दिन में एक बार तो वो ऐसी कंडीशन में जाता ही है। तो उस समय ये जो लाइव मोटिवेशन है ये है वो काम आते हैं। दूसरा एक ये सोचना चाहिए कि यार हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें हमारी परिस्थितियों को लेकर रोना नहीं चाहिए। ठीक है परिस्थितियाँ हैं, तो किन के परिस्थितियाँ कठिन नहीं रही थी, भगवान राम की क्या परिस्थिति कठिन नहीं थी, भगवान कृष्ण की क्या परिस्थिति कठिन नहीं रही थी। हमें तो वो सौभाग्यशाली आदमी समझना चाहिए। जैसे बाहर गली के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं वो कचरा बीनते हैं, कभी उनसे बात करके हम देखें, लगेगा कि हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उस समय हमें शर्म आएगी कि देखो ये इतना करके भी सब कुछ जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतना मौका मिलने के बाद भी हम बार बार शिकायत करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। तो मुझे लगता है कि जीवन के अंदर कभी शिकायत ही नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि कुछ न कुछ तो होगा, जो है वो अच्छा है, ईश्वर ने जो करेगा वो अच्छा करेगा। सर इससे एक लाइन पकड़ना चाहूँगा, सर ने राम कृष्ण, उसमें एक बुद्ध जोड़ना चाहूँगा। तो एक पंक्ति है सर, भले यो राम, भले यो कृष्ण, भले यो बुद्ध, हर किसी ने लड़े अपने अपने युद्ध। तो आपको भी लड़ना ही पड़ेगा युद्ध। तो मैं सर वाली बात में कुछ ऐड जी सर, स्वागत है। सच्चाई यही है कि अपन आज सफल होने के बाद एक आदमी बहुत कुछ जान जाता है संसार का, तंत्र का, या उसको उस यात्रा से बहुत चीज़ समझ में आ जाती है। आपका क्वेश्चन मूल ये था कि भाई आदमी जब पढ़ाई करता है या जॉब से साथ में करे नहीं करे कमाई, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका था। देखो ये चीज़ होती है आदमी की परिस्थिति पे, कोई अच्छे परिवार का है उसको ज़रूरत नहीं जॉब की, और दूसरी चीज़ ये है कि कॉपी नहीं करनी चाहिए किसी आदमी को, एज इट इज हो ही नहीं सकती। हर सक्सेसफुल आदमी, भगवान ने सबको वैसे ही आदित्य बनाए, हर सक्सेसफुल आदमी की अपनी कहानी होती है। सच्चाई यही है। आरएस एक एग्जाम में भी बैठ रहे हैं ना, 70 पोस्ट है आरएस की, 70 जनों की 70 कहानियाँ हैं, सब ने संघर्ष किया ही होता है, ये सत्य है और करना ही होता है। तो इसलिए सभी सुनने वाले विद्यार्थियों से भी यही आग्रह है कि सबकी कहानी अपनी हो सकती है, रोचकता अलग तरीके की हो सकती है, और आपकी कहानी आपकी होगी, ये एनर्जी सबको होनी चाहिए पृष्ठभूमि से, और उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आदमी का, जैसा सर जिक्र कर रहे थे, सच्चाई ये है कि अपने दिमाग में क्या है, कौन अपना मोटिव क्या है, आदर्श क्या है, कौन सी चीज़ अपने को धक धक फील करवाती, वो मतलब जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे को ये करना है, तो वो चीज़ आपको मूव करवाती है। जैसे सर ने कहा घर का बताया, परिवार का बताया, अपने घर में जब आदमी देखता है तो उनसे मोटिवेशन लेता है। वैसे भी देखो आज के टाइम में कितने स्रोत है, आदमी सोशल मीडिया देखता है, आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है स्कूल में, क्लास में, अब तो दुनिया भर की हर चीज़ हर विद्यार्थी के पास पहुंच रही है। तो ऐसे में आसानी से बच्चा जज कर सकता है अपनी क्षमताओं से परिवार की सब परिस्थितियों को। तो सफलता का जो
वास्तव में असली सफलता वही है जो आदमी अपनी परिस्थिति के अनुसार सोच के और अपनी जो रुचियाँ अभिरुचि उसकी डेवलप हुई है उसके अनुसार वो फैसला करके चले। सर ने बताया कि आगे वो भटकने का जो कारण है देखा देखी है ना, वही है। अगर मैं कहूँ तो उधार लिए हुए सपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। उधार लिए हुए सपने सर आज गार्जियन की तरफ से थोपे हुए सपने बिना जाने, कई बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जैसे आपने जी। नया इनोवेशन किया है तो कोई और आदमी आसानी से नहीं कहेगा, कोई भी गार्जियन की आप भी इनकी तरह बन जाओ, मतलब कोई ऐसे इतनी लेवल की समझ वाला परिपक्व होगा तो ही कहेगा, नहीं तो आम में हाँ बढ़िया नौकरी लागू यार साधारण, क्योंकि उस आदमी ने देखा ही नहीं होता या उस उनका दोष नहीं है, चाहते हैं सिक्योरिटी बच्चा बढ़िया अपना सिक्योर हो जाए, वो ऐसी एडवाइस नहीं देंगे इंजीनियर करके तो फ्रीलांसर या इस प्रकार का इनोवेशन। अब जनरेशन बढ़ रही है क्योंकि इस हिसाब का गुणात्मक ज्ञान विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से आ रहा है, तो इसलिए सभी बच्चों से जो भी देखने वाले हैं उनसे ये निवेदन है कि आप जहाँ भी हो जिस जगह भी हो और जो चीज़ आपको यूँ धक धक फील करा रही है और आपको लगता है कि मैं इसके लिए बनाऊँ, उस चीज़ को अपने पैशन को फॉलो करो। सर ने बताया ना कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, आप काम करते हो फेल हो जाते हो या किसी और चीज़ के चपेट में आ जाए, स्वाभाविक है, हर कोई आया है, ये हो ही नहीं सकता कि वो आदमी उस प्रक्रिया से बोर नहीं हो। आप जैसे ये अभी आप इनोवेशन कर रहे हो, ये काम कर, आपको कभी न कभी एक टाइम कभी आता है ये क्या बोलेंगे सेम चीज़ कर रहे हैं वक्त तक बुला रहे हैं, स्वाभाविक है, ये अपने हाथ में नहीं है, तो ये इसके बावजूद आदमी को टिके रहना होता है तो उसको अल्टीमेट वो चीज़ पे करती है, ये इस क्षेत्र में भी लगी है। बिल्कुल सर, आपने रेगिस्तान की बात की कि आपने जिक्र किया, अपनी दादा का जिक्र किया, दादी जी का किया, तो मैं भी बिल्कुल मानता हूँ कि वो लोग वो थे जिन्होंने अपने लायक रेगिस्तान को बनाया, अपन वहाँ रहे। तो अगर मैं कहूँ रेगिस्तान तो मुझे याद आता राशि सर, मुझे याद आता है आपका गांव कुचेरा खाजूवाड़ा। तो मेरा अगला प्रश्न आप दोनों से है, सम्मिलित रूप से है कि राशि सर वाले मतलब प्रेम सुख जी और आज जो एसपी प्रेम सुख जी है, उनके व्यक्तित्व में कितना निहार आया है, और जो राशि सर की जिंदगी थी उससे जो अनुभव मिले, क्या आप आज उन अनुभवों को एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हेल्प मिल रही है, उस आधारशिला से जो हेल्प मिलती है? सर ऑफिसर देखते हैं कुछ अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, अंतर दिखता है सर, बीइंग ऑनेस्ट। तो आप लोग उस चीज़ की मतलब किस तरह से लेके चलते हैं, और अगर कहीं हैंडल भी करना हो तो किस तरह करते हैं, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि मेरा ये बहुत था प्रश्न दिमाग में, काफ़ी दिनों से था, आज आप मिल गए। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ईमानदारी की बात बोली थी, तो मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि फ़र्क तो है ना, क्योंकि बहुत सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जैसे मान लो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद में आप एक सिस्टम के बड़े पार्ट के आप हिस्सा बनते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस वजह से आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन जरूर आता है। तो ये तो पक्का ही है कि पहले से और अब में परिवर्तन है, लेकिन वो परिवर्तन मेरा अभी तक ये मानना है, देखो अपने आदमी खुद के व्यक्तित्व को मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, वो तो लोग ही डिसाइड कर सकते हैं कि परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि परिवर्तन हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं वो ज़रूर हुई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस बैकग्राउंड से अपन पश्चिमी राजस्थान का कोई, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरा ही बैकग्राउंड ऐसा है, हम सब लोगों का ऐसा ही होता है। तो मजाक के रूप में कहना चाहूँ या ऐसे नॉर्मली मैं कहना चाहूँगा जी सर, कि पहला तो सबसे पहले हम लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, और इसमें अपन ये भी देख सकते हैं कि अपने परिवार के अंदर भी कि हम लोग की स्थिति घर और ये सब ऐसी होती है कि कोई रिश्तेदार भी आता है, तो आप आज भी देखते होंगे और मैं भी देखता हूँगा कि बच्चों को हम कह देते हैं कि भाई यहाँ से अंदर चले जाओ या दूर चले जाओ, क्योंकि परिवार को ऐसे शर्म आती है कि यार इसके कपड़े फटे हुए पहने हुए हैं या ये कोई चीज़ घर में, क्योंकि इतनी देखो बड़े परिवार होते हैं तो अपन परिवार को नहीं कह सकते कि ये कुछ भी लिमिट होती कुछ उल्टा बोल देगा, कुछ उल्टा बोल सकता है, मतलब कुछ भी बोल सकता है, बच्चा है, या कुछ खाने के लिए रखेंगे तो ये सबसे पहले आगे उठा ना ले, ये सब चीज़ ना कर ले। तो इस वजह से हमारा कभी लोगों के साथ इतना ज़्यादा एक्सपोजर या ये सब चीज़ें नहीं होती, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे भी अपने को व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। एक हमेशा थोड़ा सा डरा हुआ फील और ये सब चीज़ें रहती है कि यार मैं कुछ गलत नहीं कर दूं या ऐसा नहीं हो जाए, वो मतलब थोड़ा सा रहता है। तो ये ड्यूरिंग ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें धीरे धीरे दूर होती जाती है कि भाई नहीं, हम भी इसी प्रोसीजर से आए हैं और तो हम भी है वो वैसे हैं। तो
आज का समय थोड़ा चेंज हुआ है, तो बच्चे आते हैं तो उनको पास में बिठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपन जिस दौर से आए हैं तो उस दौर का ये सच्चाई है, मतलब इस बिल्कुल सच्चाई बिल्कुल को सर, मुंह नहीं मोड़ सकते। बिल्कुल सर। और जो सेकंड चीज़ आपने कही थी कि अर्बन बैकग्राउंड का ये सब, देखो हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस रहती है। हम लोग अर्बन बैकग्राउंड की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि अपनी वो इतनी समझ, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अर्बन एरियाज़ के अंदर रहे नहीं, तो हर ऑफिसर का अपना एक, जैसे श्याम सुंदर जी ने अभी बताया कि एक व्यक्तित्व होता है, और सरकारी सिस्टम में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि हर व्यक्तित्व की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, हर व्यक्तित्व कहीं ना कहीं है वो फिट होता है, तो वो सब व्यक्तित्व मिलकर ही एक पूरा है वो सिस्टम चलता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो हमारी सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव होगी। कुछ वो हमसे सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं, और एक पूरी सोसाइटी का है वो प्रतिनिधित्व वहाँ पर है वो दिखता है कि भाई सोसाइटी के इस हिस्से से भी लोग हैं, इस हिस्से से भी लोग हैं, तो सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और हिंदुस्तान तो एक इतना सुंदर, या भारत एक इतना सुंदर देश है जिसमें इस तरह का एक इतना व्यवस्थित एक संविधान के ऊपर आधारित एक पूरा है वो सिस्टम है, जिसको बहुत ही विद्वान लोगों ने इस सिस्टम को है वो क्रिएट किया है। तो इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। हमारी बुद्धि उस सिस्टम को समझने के लिए अभी तक उतनी विकसित, या उतनी, हम जब आगे बढ़ते हैं, अनुभव होते हैं, तो उसके आधार पे चीज़ें हैं वो सीखते हैं, धीरे धीरे मिलती है, तब अपने को पता चलता है कि हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा कि श्याम जी आप भी थोड़ा अपने अनुभव के आधार पे, जो भी आपका रहा अनुभव। सच्चाई ये है कि जैसा सर ने बताया कि देखो सिस्टम का पार्ट बनता है, ट्रेनिंग होती है उच्च स्तरीय, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा स्किल उसमें सिखाते हैं। नो डाउट औपचारिक रूप से एक पर्सन को पर्सनैलिटी में चेंज करने के लिए प्रक्रिया है, परिवर्तन आता है, लेकिन मैं बुनियादी रूप से और मूलभूत रूप से कहना, उठना बैठना सोचना करना मिलना जुलना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ना इनमें है ना मुझ में, सच ही है, वो रूट है सर। हाँ। और मेरा अंदाज, मेरी जहाँ तक मुझे 1997 में सब चीज़ें याद है, मतलब 8-9 साल के बाद की सारी चीज़ें मेरे को याद है। मैं ऐसा ही था, मतलब उतावला था चीज़ करने में, बताने में उत्सुक, और मेरी ये मतलब ये स्ट्रेंथ है, उत्साही था। और कोई चीज़ मेरे को पता है अच्छी है तो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो आपको ज़रूर बताऊंगा यार वो बड़ी, जैसे ये गिलास भी मेरे को लगेगा नहीं यार अब बड़ो मस्त है, मतलब अच्छा बना हुआ है या सुंदर है, तो यार गिलास, मूल व्यक्तित्व में अंतर नहीं आता, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें वो तो अपने आप होती है ना, सिस्टम भी आपसे अपेक्षा करता है कि आप इतने उपचारिक हो, ये चीज़ डील करो। तो बाकी हालांकि बुनियादी रूप से कोई बदलाव आया नहीं, घर में जीवन शैली में खाने में कोई और मेरे हिसाब से आया नहीं, आता भी नहीं है। और ये हम केवल पर्टिकुलर अपनी नहीं, बाकी भी सारे जो बेसमेट्स या साथी होते हैं वो भी अपनी उन चीज़ों को लीड करते हैं। सर ने बताया ना कि समावेशी और विविधतापूर्ण सिस्टम तभी अपना ये सर्वाइव कर रहा है भारत का, जब सभी प्रकार की विचारधारा सोच के लोग इस संविधान के दायरे में रहते हैं, बहुत सुंदर तरीके से इसको लीड करते हैं। पृष्ठभूमि का बाकायदा फर्क पड़ता है, वे ऑफ डीलिंग में सर्विस के दौरान बहुत सारी ऐसे, जैसे मैं मुखर रहा हूँ, हमेशा से मुखर रहा हूँ, मतलब पब्लिक डीलिंग में मुझे कभी आज तक, मतलब अब तक के सर्विस में, जैसे मैं 11.5 ऐसा कोई उदाहरण है? बहुत सारी बार होता है। जैसे मैं अभी प्रशासन गाँव संघ ऐसे हुए, कई बार इंसिडेंट हो गया। एक जैसे केस था जिसमें लाइट से कोई मिस्त्री जो लाइनमैन था, उसका लाइनमैन नहीं सॉरी, उसके साथ जो आदमी होता है ठेकेदार का, वो उड़ गया। तो ऐसे में लोग आक्रोशित हो गए, ठेकेदार ये करेंगे, आजकल टेंडेंसी रहती है पब्लिक रेसिस्टेंस करती है, लोकल जनप्रतिनिधि आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज तक मुझे दिक्कत नहीं है, और उसका कारण ये मानता हूँ कि मैं उनसे लोकल डायलेक्ट में जाके बात करता हूँ, कानून का जो दायरा है, सरकार की जो चीज़ें हैं, सिस्टम है, योजनाएं, उनकी बात करते हैं, गुमराह नहीं करते, एक्चुअली वही बताते हैं कि ये चीज़ है, इसको इस हिसाब से होगा। परिवार में भी वो हमेशा सिंपैथी और एम्पैथी के साथ बात करते हैं, भाई ये जो घटना हो गई आप खुद समझदार हो, ये किसी के साथ भी हो सकती है, इसकी क्या कारण रहे हैं, यदि कोई दोषी है तो उसको दंड दिलाएंगे, क्या बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो सकता है करेंगे, इस प्रकार से। तो जनता बेस्ट समझदार होती है। एक आक्रोश घटना पे या दुखद घटना होती है उस पर होता ही है, बाकी ये चीज़ें जो आदमी मूल में होती है वही चीज़ें बाहर पब्लिक में दिखती भी है, हर टाइम दिखती है। आदमी मतलब ओरिजिनलिटी है वो छुप नहीं सकती, उसके ज्ञान की, उसके शब्दावली की, उसके नॉलेज की गहराई की छुप नहीं सकती। अपना मुंह जब खुलता है ना वो बता देता है कि आदमी क्या कुछ किया क्या। राइट सर। इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा साथ में, कि सरकारी सेवा में आने के बाद में कुछ आचार संहिता होती है, सिविल सेवा के जो रूल्स होते हैं उसके तहत भी बहुत सी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है हर जगह। तो उस वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये चेंज हो गया, जबकि रियलिटी है वो ऐसी नहीं होती। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स है, अनिवार्यता, उसमें अनिवार्यता है वो
चेंज आदमी को करना ही पड़ता है। तो इसलिए भी कई बार है वो लगता है कि यार पहले ऐसा था, अब ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन उसकी पीछे का कारण है वो कुछ दूसरा होता है, उसके पीछे कोई ऐसा कुछ नहीं। बहुत सी बार ऐसे होता भी है, कई बार ऐसे लग भी सकता है अपने साथ अलग, मतलब मेरे डायरेक्ट टच में नहीं है, लेकिन उनको लगता है यार वो तो वही है, खालिद गाड़ो ले उड़ जाओ रेत रेड़ दो, अब ये है, मतलब वो सामान्य टेंडेंसी है, हो सकता है। लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा आदमी मिला नहीं है, या मेरे जानकार मिल गया तो मैं चला के गाड़ी रोक के उतर के उसे मिलने जाता है। ग्रेट टेंडेंसी रही है हमेशा ही, मतलब ये इसलिए जाते हैं, हम इस चीज़ समझते हैं कि यार पद तो बाई चांस मिला है, उस आदमी के पास हमने चल के मिलना चाहिए। और इसमें कोई ये मतलब इस मंच से इसलिए बढ़ाई के हिसाब से नहीं है, सच्चाई यही है कि जब आदमी भगवान इस सांसारिक हिसाब से किस चीज़ में अपने मजबूत करे तो अपना फर्ज बनता है कि कल जो अपने साथ सहज तक साथ था, आज सहज फील करा तो उसको अपन सहज फील कराए, ताकि वो भी स्ट्रेंथन हो, उसकी भी ऊर्जा पॉजिटिव हो। दुश्मनी केवल नकारात्मक ऊर्जा के साथ है, बाकी नहीं है। व्हाट ए ग्रेट स्टेटमेंट। बिल्कुल सर, है ना, ये जो आपने बातें बताई, मैं आप लोगों से वैसे मिलता ही रहता हूँ कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स में, तो मुझे दिखता है, जैसे इनको अभी देखा मैंने बीकानेर में, तो ये अधिकतर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास बैठते हैं, उनको बताते हैं कि बताओ क्या दिक्कत है, सब ठीक चल रहा है घर में, सब ठीक है, बढ़िया है घर में, कितना बेटा है, पढ़ाई करे। तो सर ये रियली मतलब ये आपके जो मूल व्यक्तित्व का वो है, मतलब प्रमाण दिखता है। अच्छी चीज़ है। देखो बुजुर्ग आदमी के पास बैठते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप या बुजुर्ग आदमी को कुछ भी लेना देना नहीं है, उससे 2 मिनट यदि प्रेम से बात भी कर ली ना, तो वो 10 दिन तक एनर्जी से फुल करते हैं कि आज तो हमें क्या लगता है, जब हम बच्चे थे तो हमारी क्या क्या इच्छाएं उन्होंने पूरी नहीं की, हर इच्छा वो लोग पूरी करते हैं, और अब हम उनसे 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। तो इतना तो ऐसा क्या काम होता है दुनिया में, ऐसा हर आदमी को 24 घंटे ही मिलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि किसी को ज़्यादा मिल जाते होंगे। तो वो अपनी प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बचपन की हर एक इच्छा पूरी की, या गांव के अंदर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं है कि जो आपकी सफलता मिली है उसमें सिर्फ आपका परिवार ही। मुझे ऐसा लगता है कि गांव का, समाज के हर आदमी की कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई चीज़ को लेकर दुआ रही है। तो हमारा ये सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि उस समय कम से कम एक किसान आदमी को तो मेरे से क्या काम पड़ेगा, कुछ काम नहीं, उसका प्रेम है। तो यदि प्रेम से हम 2 मिनट उनसे बात करते हैं तो कितना वो आदमी एनर्जी से या अपने आप को कर, मुझे लगता है कि हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए हमेशा। एक सर शायद आप किसी से मिलो आईपीएस हो तो आदमी अपने आप में रिकॉग्नाइज्ड फील करता है कि यार ये मेरे को पहचानते हैं, तो वो एक ऊर्जा का स्रोत बनता है जो ह्यूमंस फील करते हैं। सर बिल्कुल अपन रेगिस्तान की बातें की, आपका जो भी साथ था उसकी बातें की, थोड़ा हल्का आगे बढ़ना चाहूँगा। उससे पहले एक क्वेश्चन है, मैंने एक अभी जिक्र किया था उधार लिए गए सपने, तो अगर मैं आपसे ये शिकायत करूं कि आप एफबी इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालते हैं, आजकल के लड़के उसकी रील बढ़ा देते हैं, आप देखते होंगे आईपीएस प्रेम सुख जी डेलू, एसडीएम श्याम जी, तो हो सकता है कि वो रील देख के कुछ लोग, उनका ड्रीम नहीं हो आईपीएस बनना, वो वहाँ से उधार ले ले सपना। ये सर बहुत हो रहा है आजकल, डीएम की एंट्री, आईपीएस आ रहा है, वो पीछे म्यूजिक बज रहा है, तो हालांकि उससे बहुत जो नौसिखिए दिमाग है इफेक्ट हो जाते हैं इजीली, क्योंकि ये रील युग चल रहा है, आज का युवा रील बना रहा है। तो इस रील युग में आप जो रील मेकर्स है या फिर जो उधार ले लेते हैं सपने, उनको अपना जो उचित लक्ष्य है वो आइडेंटिफाई करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखो मैं सच बताऊं तो आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं या जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास, वहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट्स और मिलने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उसका एजुकेशन बैकग्राउंड और ये सब पूछते हैं। उसके बाद मेरा जो पर्सनैलिटी है उस अनुसार मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, और उसके बाद मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार हमें एक ऑप्शन हमेशा, जैसे आके ये बोलते हैं बस मुझे तो यही बनना है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को असफल होते हुए देखा है, मैंने आंखों से देखा है कि बस मुझे तो यही बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनना। और फिर एक नई टेंडेंसी क्या ये है कि ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, वो बार बार सब जगह घूमते रहते हैं, कभी इस ऑफिसर के पास जाते हैं, कभी उस ऑफिसर के पास जाते हैं, और उनकी हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में कई बार मेहनत नहीं कर पाते हैं, बस सोच लिया कि मेरे को तो ये करना है, लेकिन पढ़ नहीं, उस चक्कर में वो अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। ओरिजिनलिटी खो देते हैं ना। तो मेरा यही कहना है कि किसी के पास बार बार जाके मिलने से या किसी से बार बार चीज़ पूछने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति अपने आप में, जैसे श्याम जी ने बताया, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, उसकी पर्सनैलिटी यूनिक होती है, उसकी कुछ कमजोरियाँ होती है और उसकी कुछ मजबूत पक्ष होते हैं। जैसे मैं दूसरे मेरे साथी थे, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार पढ़ा या 2 बार पढ़ा उनको याद हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि वो लोग ज़्यादा लंबे समय तक बैठे नहीं रह पाते हैं, और
और घंटे 2 घंटे पढ़े और फिर इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। मैं 1-2 बार पढ़ता था तो मुझे चीज़ याद नहीं होती 1-2 बार पढ़ने से, लेकिन मैंने मेरा मजबूत पक्ष क्या देखा कि मेरी सीटिंग पावर बहुत है, मैं लगातार 5 घंटे भी बैठ सकता हूँ। तो मैंने कभी ये शिकायत नहीं की कि यार ये आदमी इसको 2 बार पढ़ने से याद हो गया और मेरे को 10 बार पढ़ने से। तो मैंने मेरा मजबूत पक्ष जाना कि भाई मेरा मजबूत पक्ष क्या है कि मैं लंबे समय तक बैठ सकता हूँ, तो मैं इस आदमी का बरोबरी कर सकता हूँ, मुझे कहाँ दिक्कत है। तो मेरा यही कहना है कि ठीक है आप रील से देख के इम्प्रेसिव हुए, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से मोटिवेशन आना चाहिए, लेकिन उसके बाद में भी अपनी कमज़ोर पक्ष देखना चाहिए, अपना मजबूत पक्ष देखना चाहिए, और इन सब के साथ में अपनी परिवार की स्थिति भी देखनी चाहिए कि भाई हम दिल्ली जाएंगे या यहाँ रह के तैयारी करेंगे, मान लो अब उसको आगे की 5 साल बाद में सोचना चाहिए कि मैंने सब अटेम्प्ट्स ले लिए और मेरा नहीं हुआ तो उस समय में क्या करूँ। कम से कम मेरे पास एक ऑप्शन रखा हुआ है, मेरे पास कोई नौकरी है या कोई दूसरी चीज़ है तो मेरे को दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे मैंने बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो एक्सट्रीम कदम भी उठा लेते हैं बात के अंदर कि वो सफल नहीं हुए, जाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार सब क्या कहेंगे, फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो जीवन में सब कुछ यही था। तो कम से कम इन सब जो जीवन के अंदर नुकसानदायक चीज़ होती है उनसे बच सकते हैं। तो बेसिक चीज़ यही है कि आदमी को प्रभावित हो रील से, उसको मोटिवेशन मिले, अच्छी बात है, लेकिन उसको आदमी को अपनी सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए कि मेरी मजबूत पक्ष क्या है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ईमानदारी से आदमी को अपना एनालिसिस करना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IPS बनोगे, IAS बनोगे तो ही आप समाज के आइकन हो सकते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है, समाज का आइकन हर आदमी है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो खेत में बैठा काम कर रहा है, वो भी समाज के लिए सबसे बड़ा आइकन है। जो मजदूरी कर रहा है वो भी है, वो कहीं पे लेबर के रूप में जाके काम कर रहा है, वो भी समाज के लिए बहुत बड़ा आइकन है। तो समाज के लिए आइकन बनना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप IAS बनो, IPS बनो, आप RS बनो, कुछ बनो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हर व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, समाज को कुछ न कुछ योगदान देता है अपने किसी तरीके से, वो समाज के लिए वो आइकन। जी सर, जो आपका क्वेश्चन है सर से आगे ऐड करना चाहूँगा। देखो हम क्या है कि आपको बताना चाहेंगे कि सिलेक्शन के बाद पिछले 5 सालों में खूब इंटरव्यू बात की है, तो सुनने वालों को ऐसा लग सकता है कि ये तो एक्सपर्ट हो गए, और होता भी आदमी नहीं सर, मैंने इंटरव्यू देखे हैं आपके, और जो मैंने अभी क्वेश्चन फ्रेम किए इसी तरह किए हैं कि कुछ नया निकल के आए ताकि मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ। बाकी सत्य यही है, देखो रील में जो चीज़ देख रहे हैं या रील जिसकी लाइक कर रहे हैं, हम उनको उसके पीछे की कहानी पता होनी चाहिए कि ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें कितने लेवल तक, तो उस रील के चक्कर में ऐसा नहीं हो गया आपकी जो क्षमता है, आपकी जो दायरा है, जैसे आपकी पृष्ठभूमि है या आपकी अब तक की सिटिंग स्ट्रेंथ है, जो चीज़ चाहिए होती है उस पर काम नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो हर 10वें दिन मैसेज कर देते हैं, सर किताबों की लिस्ट भेजो, या सर इम्पोर्टेंट बुक्स, हाँ इम्पोर्टेंट बुक्स, या सर कौन से नोट्स लाएं। तो ऐसे मतलब उन सब से ऐसे बच्चों को जस्ट कहना चाहेंगे कि आप जहाँ हो, जिस जगह जो किताब आपके पास है और जो आपका सपना है, सपने देखो परिवर्तित होते हैं समय के साथ, सबके हुए होने भी चाहिए, और ड्रीम देखना जुर्म नहीं है। उधार के सपने भी है ना, वही कभी अपने सपने बनते हैं। शुरुआत में सपना अपना नहीं होता, किसी को और को देख के आदमी सोचता है। जैसे मैं बताऊँ मेरा हारिस में 2015 की भर्ती में अपने भास्कर बिश्नोई जी ADM साहब, उनकी 18वीं रैंक आई थी, 2015 में रिजल्ट है 12 की भर्ती से। उस समय मैंने कहा यार, मतलब जब 13 वाला एग्जाम हुआ उसके बाद अगली बार जब मैं दे रहा था तो मैं, हमारी कई बार बात होती, मैंने इस बार में 18 से ऊपर ही मेरिट लानी। मतलब आपका माइंड सेट धीरे धीरे चीज़ों के साथ सपना भी परिष्कृत होता है, और मेरी ईश्वर की कृपा से मेरे वो उस 18 से ऊपर 14वीं रैंक आई। तो कोई नॉर्म्स आपके आगे सेट होता है तो आदमी उसके अनुसार प्रयास करता है। ये जो रील्स वाली आज के टाइम में तो ये पार्ट बन गया, लाइफ का पार्ट है, तो इससे बच नहीं सकते। आप बनाओ, लेकिन अधिकतर जो ऐसे बनाने वाले हैं वो क्या सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, और या उस लेवल की मेहनत डेडिकेशन जो चाहिए होता है। देखो सफलता कहीं भी निकल सकती है, बस बशर्ते वो पूरा समर्पण करे, अपने आप को पूरा उस लेवल का समझे कि मेरे को तो हर हाल में बनना है, और 100% सफलता मिलती है। रही बात तो ये विकल्प हमेशा पास होना चाहिए। अपन समझते हैं कि ये वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली जो लोग होते हैं या जिनका भाग्य ईश्वर ने, हकीकत में कोई ऐसी सत्ता तो है, परमपिता परमात्मा कह दो, प्रकृति कह दो, भाग्य कह दो, आदमी का डेस्टिनेशन तय करने वाला और है, लेकिन सुप्रीम एनर्जी कह दो, हाँ सुप्रीम एनर्जी कह दो। जब आदमी कोशिश कर रहा होता है ना, तो जो स्किल उसकी रुचि के अनुसार बराबर विकल्प हमेशा रखना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। केवल नहीं सीखने के चक्कर में अपनी मूल चीज़ें भी छोड़नी नहीं चाहिए, तो उन चीज़ों पे पकड़ रखनी चाहिए। वैसे
बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। आदमी जब इसको दूर की चीज़ मान लेता है, मेहनत नहीं करता ना, उसके लिए असंभव है। बाकी जैसे आपने एक जिक्र किया कि 5 चांस में नहीं होता ये इसमें, तो ये बात मैं कहता हूँ कि 5 चांस जिसने तैयारी उस लेवल की है, सिलेक्शन में उसके बावजूद नहीं होता, गारंटी नहीं है, लेकिन इतना यकीन गारंटी के साथ वो बहुत अच्छा आदमी बने। उसको भारत के पूरे तंत्र की अच्छी जानकारी होगी, भारत के इतिहास की होगी, भारत के दर्शन की होगी, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, देश दुनिया में क्या चल रहा है, खेलों में क्या हो रहा है, उसका अच्छा नॉलेज होगा। कोई कुछ भी काम करेगा किसी अच्छे लेवल का ही करेगा, ये गारंटेड है। यूपीएससी की तैयारी किया हुआ कोई बच्चा यदि ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल मान लो किसी का ऐसे सोच रील देख के आया हो भले ही, और सक्सेस नहीं होता है, तो वो इतना बड़ा आदमी जरूर होता है कि जहाँ डलेगा उसका स्किल या हुनर नॉलेज का लेवल इतना हो सकता है कि वो कोई उच्च स्तर का उच्च कौशल का जॉब करने में सक्षम होता है, यदि ईमानदारी से प्रयास किए। ये तो सर बिल्कुल काफ़ी अच्छी बातें बताई कि 18 सेकंड की रील देख के उस आदमी का 18 साल का संघर्ष मत भूलो। उस 18 साल का जो संघर्ष है वो भी याद रखा जाए, और जो अपनी परिस्थितियां है उसका उचित आंकलन करके फिर स्टेप लिया जाए कि किस तरफ मेरे को बढ़ना है, कि आंतरिक आवाज़ क्या आ रही है। बिल्कुल सर। और एक अब मैं थोड़ा इस इंटरव्यू को स्विच करना चाहूँगा। जो अभी तक मैं कर रहा था बात आपके हिस्ट्री के बारे में, आपके इतिहास के बारे में, आपके इनिशियल फेज़ के बारे में, अब मैं बात करूँगा आपका जो करंट फेज़ है। मैं ये स्टोरी करना चाहूँगा आपके यूपीएससी इंटरव्यू से और आपके आरएस इंटरव्यू से। यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा एकदम यार इसका क्या जवाब दूँ, कि एकदम से यार क्लिक नहीं कर रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है। कुछ तो आपने बताया कि आपके नीट पीएमटी वाले रहे बैकग्राउंड के, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सर आपको याद हो और आप बताना चाहोगे दर्शकों को? ऐसा एक क्वेश्चन, जैसे साइंस का भी एक क्वेश्चन पूछा था तुरंत, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये पानी वाला जो क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बता दिया कि जो पेपर वेट पड़ा था ये पहले जल्दी गर्म होगा। उन्होंने उसका रीजन पूछा, तो मैंने बताया कि जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक जो हीट है वो ज़्यादा होती है। उन्होंने तुरंत मेरे से स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन पूछ ली, तो वो मेरे को उस समय नहीं आ रही थी, तो मैंने ईमानदारी से विनम्रता से मना कर दिया। मैंने कहा सर जो डेफिनेशन है वो अब मेरे को याद नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और था कि उस समय एक सैटेलाइट का है वो लॉन्च हुआ था, और उन्होंने उस सैटेलाइट का क्वेश्चन है वो मेरे को पूछा था कि हाल ही के अंदर अभी 2-3 दिन पहले एक सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है, तो वो भी मेरे को उसमें क्लिक नहीं किया, तो मैंने वो भी है वो मना कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनका, फिर भी मेरे 187 नंबर थे, हिंदी मीडियम में सबसे हाईएस्ट नंबर थे, तो इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा भी इंटरेस्टिंग ये था कि जब शुरुआत के अंदर ही मैं हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम दिया था, और जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हम लोगों को डर लगता है इंग्लिश का, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही इंग्लिश में आया, तो मैं तो ऐसे देखता रहा तो बोर्ड को भी समझ में आ गया कि भाई, तो उन्होंने पूछा कि पेंसुक आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा सर ईमानदारी से बोला कि सर नहीं आया, सिर्फ इसका एक वर्ड समझ आया, नॉन अलाइनमेंट। बहुत ही अच्छे से उन्होंने है वो उसको ट्रांसलेट करके मेरे को बताया, और मैंने उसका अच्छे से वो आंसर दिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो उसमें नहीं आ रही। एग्ज़ाम मतलब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिख दिया, मेंस के बाद तो इंटरव्यू तक का फेज़ है, उसमें शायद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम एक साथ ही हो जाते हैं, वो आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। तो उस समय जब आपने अपने आप प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू कुछ, या फिर जो इंग्लिश मीडियम वालों को मिलती थी इंटरव्यू मतलब गाइडेंस प्रोग्राम? उससे पहले मैंने 3-4 मॉक इंटरव्यू दिए थे, और मॉक इंटरव्यू देने के अलावा भी जब मैं यूपीएससी में गया था, तो पहली बार यूपीएससी में जाते हैं, तो आदमी का कहीं अंदर से वो एक डर या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं निकलता है। मन में ये रहता है कि यार पता नहीं हम कैसे दिखेंगे, कैसे बोल पाएंगे, कैसे नहीं बोल पाएंगे, तो ये डर ईमानदारी के साथ मैं कहूँ तो रहता ही है। और श्याम जी को पता है कि मैं तो सीधा कोई ब्लेजर भी पहन के गया नहीं था, सीधा ही गया था। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा से प्रेरित करती थी, और मैं हमेशा ही बोलता रहता हूँ जहाँ पर भी इंटरव्यू देता हूँ या सब जगह पर, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार आज ये जो मंदिर है यूपीएससी का, या मैं कहूँ कि भाई आज जो कुछ हमें बना है वो यूपीएससी ने बना है, तो इससे बड़ा तो शिक्षा का मंदिर या उससे बड़ा आज के समय में क्या संस्था हो सकती है। तो मेरे मन में ये था कि यार ईश्वर ने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया है, अब मेरे पास नौकरी तो है, और अच्छी भली स्टेट के अंदर नौकरी है, और उसके पहले भी खूब सारी नौकरी अपन लगे हैं, तो मैं डरूंगा तो सब कुछ खो दूंगा,
और नहीं डरूंगा तो यूपीएससी तो मेरे से क्या छीनेगी, आज कुछ नहीं छीनेगी। और मैं यदि अच्छा करूंगा तो मेरे को यूपीएससी बहुत कुछ देने का। नुकसान के लिए कुछ है नहीं। नुकसान के लिए मेरे पास कुछ नहीं, यानी खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो कुछ था पाने के लिए मेरे पास पूरा संसार था। तो ये सोच के मैं गया और मैंने पूरा एकदम ईमानदारी से अच्छे से इंटरव्यू दिया, तो यूपीएससी ने मेरे को सब कुछ दिया। तो यही है कि हमें उस समय मोटिवेट होना चाहिए। हम देखो, हर आदमी डरता है, अंदर जाता है, तो ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया का जो ये कहे कि मेरे को डर नहीं लगता है। आप आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू देने जाओगे तो भी डर लगेगा, यूपीएससी के अंदर जाओगे तो भी डर लगेगा। श्याम जी अच्छी तरह से जानते हैं। और जब गेट के बाहर बैठे रहते हैं, इंटरव्यू के अंदर नंबर आता है, वो कैसा फेज होता है। दुनिया का कोई आदमी कहे कि मुझे डर नहीं लगता है तो झूठी बात है। पानी पड़ा रहता है पास में, पानी पीता रहता है, पास में थोड़ी दूर वॉशरूम होता है, आता रहता है जाता रहता है, आता रहता है जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती ही होती है। अब उसमें अपने पास कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि मैनेजमेंट, अपना उस स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना। स्ट्रेस को मैनेजमेंट यही है कि भाई अपने कुछ, जैसे मेरे मन में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए था कि यार आज मेरे को यहाँ से कुछ लेके जाना है, मिलेगा मेरे पास से इंटरव्यू बोर्ड लेगा कुछ भी नहीं, ये मेरे को यहाँ से मिलेगा। और वही मोटिवेशन से तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए अपने पास, कुछ पंच लाइन या कोई दूसरी चीज़ जिसकी वजह से है वो ये सब चीज़ें। फिर तो हमें इतना कॉन्फिडेंस था, श्याम जी को पता है कि एक बार तो हमने जूते आरपीएससी के अंदर बेल्ट और जूते, क्या क्या वो है क्या, आप बताइए क्या किस्सा है। 2013 की आरएस भर्ती में सेम डे इंटरव्यू था। इनका मॉर्निंग शिफ्ट में, मेरे का दोपहर वाली शिफ्ट में। तो वहाँ दोनों आरएस का था इंटरव्यू। आरएस का इंटरव्यू था 2016 में। हम दोनों ने एक ही बेल्ट थी, एक ही जूते सेम साइज के थे। तो ये वो फॉर्मल के लिए लेदर की चाहिए, बाकी तो दोनों के पास एक बेल्ट थी। तो पहले इनका इंटरव्यू था, तो इनसे मैं वहाँ रूम में, डिप्टी सेक्रेटरी भगवत सिंह राठौड़ सर थे, तो वो ये आरटीएस थे उस समय। तो सर ने वहाँ लेक्चर लेते थे, रहते थे, तो उनके परिचित थे। तो सर हंस रहे थे, यार गजब आदमी हो। हम दोनों ने वहीं बेल्ट चेंज किए, जूते चेंज किए, सेम डे इंटरव्यू था। रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन आपने वहीं से शुरू कर दिया था। मैंने सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू दिया 2011 में, सॉरी। तो उस समय भी 12 में दिया, सॉरी इंटरव्यू 12 में था, 12 में दिया। उस समय भी मेरे पास मतलब पैंट मेरी थी, शर्ट मेरे दोस्त ज्ञान जी की थी, और जूते किसी और के लेके आया था। सच्चाई है। और अब आप इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात कर रहे हो या इंटरव्यू में ऐसा कोई मेरे को याद नहीं आ रहा है। नहीं, अगर मैं आरएस इंटरव्यू की स्पेसिफिक बात करूं तो शायद वो राजस्थान के उसमें होता होगा परिप्रेक्ष्य, मेरा ये मानना है। तो उसमें क्या ऐसी कोई रोचक बातें होती है कि राजस्थान के बारे में, या फिर जहाँ से आप आते हो वहाँ का कुछ पूछ लिया लोकल लैंग्वेज में? हाँ, इंटरव्यू में ये तो ऐसा कोई मतलब किस्सा जो आपको याद आ रहा हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। बहुत जितने थे सामान्य थे। इंटरव्यू के दौरान का ऐसा कोई किस्सा मेरे को याद नहीं है जो विशिष्ट हो, या जिसका मैं ऐसे कहूँ कि वो चीज़ एक मतलब अनएक्सपेक्टेड टाइप थी, ऐसा नहीं था। बाकी हम लोग, जैसे आप यूपीएससी इंटरव्यू दे रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने इंटरव्यू तो दिए थे, और आरपीएससी का इंटरव्यू होता है, उसमें भी सारे नॉलेज का लेवल वही है। केवल एक राजस्थान स्पेशल वहाँ भी है, यूपीएससी में भी पूछते हैं, लोकल का पूछते हैं, राजस्थान की बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। हाँ, यहाँ क्योंकि जीके एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है राजस्थान का, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी डेप्थ की रहती है, एक्सटेंड तक रहती है। लेकिन इंटरव्यू का लगभग दोनों में मतलब सेम सा ही रहता है, सभी चीज़ें वही। आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किसी भी मानक पे कर सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चे अभी जैसे बहुत सारे करते हैं, उनसे बात करते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे अमूमन इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, या वो मतलब फॉरवर्ड नहीं होते कि हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे। एक संकोच विशेष तौर पे बच्चों को रहता है कि क्लास में शुरुआत में उनको मौका मिलता नहीं है, धीरे धीरे वो चीज़ें देख कर। तो ऐसे बच्चों से कहना चाहेंगे कि भाई भय नाम की चीज़ है, उसको ख़त्म करो। एक अनजाना भय रहता है कि अपनी हो सकता है फ्लुएंसी इतनी अच्छी नहीं हो, धारा प्रवाह बोलने में अच्छे नहीं हो, अब चीज़ें रखने में हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं इंटरव्यू बोर्ड में कई बार बैठा हूँ, मॉक इंटरव्यू में बैठे हैं, वैसे छोटी मोटी सर्विस में अभी जैसे सर्विस रहते कई कर्मचारी, तो उस वक्त इंटरव्यू बोर्ड के मन में कभी ये होता ही नहीं है कि इसको नॉलेज कितना है, या वो उसकी चीज़ें सामने बैठे कैंडिडेट से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि कितना ईमानदार है। उसके बाकी जो बिहेवियरल जो चीज़ें नोट होती है उसका बड़ा फर्क पड़ता है कि जो जिस चीज़ के लिए आया है, जिस पोस्ट के लिए आया है, वैसा उसका अटायर मतलब वेशभूषा है कि नहीं है, चेहरे पे भाव, और फिर आदमी एक आधा नॉलेज का भी परीक्षण वो बोलते हैं, फिर उसके लॉजिक तर्क से, वो सब चीज़ें पार्ट है। तो इंटरव्यू की तैयारी करने वाले, चाहे वो मैं तो कह रहा हूँ प्राइवेट जॉब के लिए भी कर रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए कर रहे हैं, भले ही और किसी प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, आरजेएस के लिए कर रहे हैं, आईएएस के लिए, तो इंटरव्यू दरअसल
एक अपन जैसे अभी कर रहे हैं कन्वर्सेशन, ये इनफॉर्मल है, वो फॉर्मल होता है बस। तो उसमें ये बहुत भय होता है, स्वाभाविक है, होता ही है। जब आदमी कोई अपेक्षा रखता है ना, उस जगह अपने को भय लगेगा, धक धक होएगा। वहाँ सर जैसे बता रहे पानी पीना और सुसु करने जाना नॉर्मल है, होना ही है। जैसे इन्होंने बताया कि आप अपेक्षा खत्म कर दो, नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, तो ये नहीं, हर आदमी को अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए उसके माइंड सेट होता है ना, जो उसमें कोई मोटिवेशन का सोर्स होता है। कोई राम राम जपता है, कोई और कुछ करता है, कोई हनुमान जी प्रसाद बोलता है, कोई हर किसी का तरीका है। कोई ऐसे माइंड सेट से आता है कि नहीं अपने खोने क्या है, मतलब वो अपना अपना तरीका है और वो डे विशेष पे करना ही होता है। इंटरव्यू ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अब भी बड़ी चैलेंज है। बहुत सारे बच्चे जैसे अभी RS में पास हो रखे हैं, सब इंस्पेक्टर हो रखे हैं, UPSC में भी हुए बच्चियाँ विशेष तौर पे, उनको लगता है कि इंटरव्यू पता नहीं क्या ही है, जबकि सच्चाई ये है कि इंटरव्यू एक बातचीत है। अभी अपन कर रहे हैं ये इनफॉर्मल है, वो अनौपचारिक है, थोड़ी औपचारिक होती है। अपना एक्सपेक्टेशन, अब हमें पता है कि आप पढ़े इंटरव्यू में आगे पीछे कोई लाइन चूक भी गए तो नंबर नहीं कटने वहाँ ये भय रहता है, तो थोड़ा बहुत डर लगता ही है, और लगना स्वाभाविक है। वो लगता है ना, उसी वजह से आदमी थोड़ा सजग रहता है। तो इंटरव्यू के लिए जो तैयारी है वो आप ईमानदारी के साथ, आपकी जो पृष्ठभूमि यात्रा रही उसका वही बखान होना चाहिए, वही चीज़ होनी चाहिए जो इस कारण से है। जैसे आपकी स्ट्रीम चेंज हुई है, सब्जेक्ट चेंज हुए हैं, या आप जॉब नहीं लगे हैं, उसके बाद कोई और काम कर लें, वो बताना चाहिए और उसका एक्चुअल कारण बताना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छा तरीका है। छुपती नहीं चीज़ें, छुप नहीं सकती। कई बार ये भी भय रहता है, जैसे अपन देखते हैं कि सामान्यतः सब गांव में लोग मिलते हैं तो आपस में मारवाड़ी में बात करते हैं, और जब इंटरव्यू में जाते हैं तो हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी हो, उसको ऐसा लगता है कि मारवाड़ी में बोलते हैं, गांव में लोकल लैंग्वेज होती है, तो कहीं कोई गाली वाली ना निकल जाए। ये भी उसके मन में एक बहुत बड़ा भय रहता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में आ रखी होती है जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स, उसको ऐसा भी डर रहता है कि, तो इस वजह से क्या अपने आप को बहुत समेटता है। उसको लगता है कि यार कहीं कुछ गलत वर्ड ना निकल जाए, अनुकूलता में नहीं ढल पाता। मैं एक सबसे पहले मैं RPSC के अंदर इंटरव्यू देने गया था, असिस्टेंट जेलर का। मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू के अंदर घुसा था तो मैं कैसे कुर्सी के ऊपर बैठा, कैसे शुरुआती क्वेश्चन, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। 5 मिनट मतलब जो आदमी ब्लॉक हो जाता है ना, ऐसे ब्लॉक हो गए कि कहाँ आए हैं, क्या है, कैसा है। और उसी एग्ज़ाम के अंदर मैं RPSC टॉप किया था। तो ये स्वाभाविक है, हमें कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए कि ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। होता क्या है कि ये ऐसा होगा, ये सोच के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उस वजह से कई बार ऐसा इंटरव्यू हुआ है कि कुछ लोगों को मेंबर्स वहाँ पे बोलते हैं कि भैया पानी पी लीजिए, क्योंकि बोल ही नहीं पाते, कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है। वो खूब कोशिश करते हैं कि कुछ बोलिए, कुछ बताइए, नहीं होता है तो फिर वो लोग बाहर भेजते हैं कि भाई ठीक है आपका इंटरव्यू है। तो अब इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जी सर। चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मेरे खुद के बारे में। सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू और RS का पहला इंटरव्यू ना, मैंने उससे पहले दिन मैं स्कूल में था, छुट्टी से आया था। क्यों मास्टर दे तो ये था कि भाई वेजिटेशन तो है नहीं, चीज़ पूछेंगे बता दें, वो एक मूर्खता थी। स्टेज फिर आपका था नहीं। दोनों इंटरव्यू में बड़ा नुकसान हुआ। मेरे को 160 में से 73 नंबर दिए गए। फिर मैंने ईमानदारी से विश्लेषण किया, यार 73 नंबर तो उस टाइम हो सकता है मैं जो आयाम इंटरव्यू में अपेक्षित होते हैं, जो लॉजिक चाहिए होते हैं अपनी बात रखने का, मतलब कहने मतलब आदमी जीवंत दिखना चाहिए, वो चीज़ हो सकती दिखी नहीं। वो मैंने बाद में मिस की, उसको गया अपना चांस इस वजह से गया। रिटर्न में अच्छे नंबर थे, इंटरव्यू में 73 नंबर थे, आपके 108 नंबर थे 9, तो हमारा 35 नंबर गए पाने पे रैंक में 600 का फर्क आ गया, 700-800 का। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि इंटरव्यू देने वाले सभी अभ्यर्थियों से ये आग्रह है, निवेदन है, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए और अपने साथ अपने जैसे लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। मैं तो कहूँ घर में बहन भाई है, माँ बाप, उनके साथ आप डिस्कस करो। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे आया है बाहर कमरे से आएगा, हाथ जोड़ेगा, तो उसमें सहजता आती है। बार बार रूटीन में वो अभ्यास, इंटरव्यू की ड्रेस पहनो। फिर तो हमने लास्ट में तो हम ही एक्सपर्ट हो गए कि वो जो ड्रेस सिलोई उसको पहन के सोते थे एक बार तो, और फिर धो के ड्रेस करते थे। अनुकूलता। अनुकूलता वो अनुभव से है। तो पहले 2 चांस जब गवाए इंटरव्यू में ऐसे फील हुआ यार इतनी बढ़िया तैयारी, चीज़ें ठीक थी, इंटरव्यू में जाके धक्का लगा। तो बाद में ये रहा कि यार लोगों को 120 नंबर भी आते हैं, धक्के खाने से समझ धक्के। और मेरा मतलब मेरे साथ बड़े बहुत सारे लोग हैं, आग्रह किया, जिस कोचिंग में नहीं गए थे तो वो उस चीज़ की इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंस समझते नहीं थे। भाई टीचर है, ठीक ठाक नॉलेज है, बेसिक से अलावा क्या पूछेंगे, तो उस चक्कर में लॉस हुआ। तो मैं इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट से कहूँगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब मॉक इंटरव्यू देने चाहिए अवश्य कर। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो चाहे किसी भी लेवल का, मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आदमी उस रिदम में आता है, वैसी उसमें सहजता आती है। और कुछ चीज़ें जो हाव भाव, हाथ कैसे हिला, अब जैसे हाथ हिल रहे वैसे थोड़ी हिलते हैं, उस दिन तो हाथ लगते हैं ये एक्स्ट्रा हो गए, कहाँ रखें, इधर रखें, लंबे करें, पैर फेंकें, पैर मोड़ें, सामने देखें, उसको देखें, झुको, नज़र सबसे मिलानी है नहीं मिलानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये मॉक इंटरव्यू से इम्प्रूवमेंट होता है।
मॉक इंटरव्यू देने से, मॉक इंटरव्यू संबंधी कार्यशाला ज्वाइन करनी चाहिए और इंटरव्यू को बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऐसे हर्डल टाइप नहीं मान के सहज मानने के लिए, और सहज ही होता है ये करने के लिए आपको प्रयास खूब करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, ये सबसे मैं आग्रह करूँगा। अगर मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए प्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, ये प्रेजेंटेशन है दरअसल, हाँ। अपने आप का व्यक्तित्व का उनके सामने प्रेजेंटेशन है, चाहे आपके नॉलेज का है, समझ का है, ये वास्तव में इसमें मॉक इंटरव्यू की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम लोगों ने ये अनुभव सीखा, पेपर में बहुत सारे हम सेलेक्ट हुए, लेकिन जब इंटरव्यू वाले पेपर में तब आरपीएससी में पहले दिन तक स्कूल में थे, रात को आए हैं सीधे वहाँ से चाकू जैसे पोस्टिंग दी, चाकू से उसी दिन शाम को एक शर्ट प्रेस की हुई है, एक पैंट बेल्ट थैले में डाल के बस में मिलन वाली। ये तो है कि आपके रिसोर्सेज होने चाहिए मिनिमम, ताकि उसमें हेडेक ना रहे, क्या लेके जाना है क्या नहीं करना है, कम से कम होने चाहिए, उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हमने वहाँ देखे हैं भाई इंटरव्यू यूथ हॉस्टल में, सामने हम वहाँ आके रुकते, लोग आ रहे हैं वीआईपी गाड़ी में, देखो वो तो अपनी अपनी अलग हिसाब से बहुत, कोई दुआ कर रहा है, कोई अपना अपना तरीका, देखो उसमें तो होता ही है, विविधता है, लेकिन अतिरिक्त चीज़ें ना जो नहीं है अननेसेसरी उनको नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा। उसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक आरपीएससी का मेरा इंटरव्यू था, आरएस का इंटरव्यू था। जी सर। उसमें बहुत ही ऐसी एक घटना हुई थी कि मैं पैंट शर्ट लेके आया था, शर्ट की प्रेस नहीं की हुई थी, तो वहाँ पे एक दुकान पे देखे और शर्ट के प्रेस करवा रहे थे, तो वो जो प्रेस करने वाला था गलती से उसके शर्ट के ऊपर कुछ चीज़ गिर गई थी, तो शर्ट के ऊपर धब्बे ही धब्बे हो गए थे, तो वो प्रेस वाला डर गया था, उसने क्या किया, उसको प्रेस करके और समेट के हमें दे दिया। लेकिन जो मेरे साथ एक दोस्त था, उसने उसकी नज़र गई कि यार इस शर्ट के अंदर क्या लग रहा है, तो उसने उसको है वो देखा, तो धब्बे ही धब्बे है वो बने हुए थे। वो बाई चांस मेरा दोस्त साथ में था तो उसने देख लिया, और हमारे पास एक दिन का टाइम था, तो हम शॉप के ऊपर गए और हाथों हाथ कपड़ा लिया और टेलर को बोला भाई जो भी है जैसे भी है, तो उन्होंने हाथों हाथ है वो नया शर्ट सिला। तो वो यदि ऐसी मैं शर्ट नहीं देखता और अगले दिन जाता तो मान के चलो कि इंटरव्यू खराब होने ही वाला था, क्योंकि आपका पूरा शर्ट खराब, अब आप दूसरा शर्ट पहन के जा रहे हो, आपके पास दूसरा शर्ट वैसा कुछ होता नहीं, तो कोई मैचिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो आप इंटरव्यू बोर्ड को भी ये दिखा रहे हो कि आप केयरलेस हो, आप वहाँ इंटरव्यू के अंदर भी बोलो, आपको मान लो कोई कुछ बोले आप कहेंगे सर मेरा कल इस तरह से शर्ट खराब हो गया, ये सब, वो भी आपकी केयरलेस दिखा देगा। तो ये ऐसी घटनाएं कई बार हो जाती है, तो नहीं चाहते हुए भी कुछ चीज़ें हो जाती है, लेकिन उसमें फिर अपने को धैर्य नहीं खोना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जैसे अगर भाई मतलब ड्रेस नहीं है प्रेस, तो उसमें दिखता आलस्य कि आलसी प्रवृत्ति वगैरह होगा। इंटरव्यू संबंधित देखो एक आधा आदमी साथ जाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, बहुत सी चीज़ डॉक्यूमेंट छूट सकते हैं, कपड़ों की तैयारी है और पहले दिन रात को नींद भी नहीं आती अकेले को, ऐसे भी होता है, उस वजह से भी फिर वो थोड़ा स्ट्रेस में रहता है, नींद सही नहीं है तो स्ट्रेस में रहता है, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर फिर वो सुबह प्रेजेंट करना चाहता है, वो बोलना कुछ चाहता है, मन से निकलता कुछ है, क्योंकि अपन भी जानते हैं कि नींद अच्छे से नहीं होती है, ये सब। तो कम से कम एक आदमी को सिंपैथी देने वाला, एक साथ में रहने वाला ऐसा आदमी सहज रखे उसको। और एग्ज़ाम का हकीकत में एज आप भी जैसे अधिकारी बन गए, लंबा टाइम हो, इतने सहज एग्ज़ाम में होते नहीं है, एग्ज़ाम में बहुत टेंशन होती है आदमी को, क्वेश्चन नेर चल रहे होते हैं कि बाकी लोगों से क्या पूछा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। नींद आने के मतलब कारण है ना, पोस्ट ढूंढना पड़ता है, अच्छी मतलब सहजता लाने के लिए एक अच्छा पार्टनर परिवार के मेंबर। मान लो सर्विस के अंदर है तो इतने बड़े ऑफिसर से सबसे मिलने का मौका मिलता है, तो इतने सहज हो गए। अदरवाइज हर आदमी क्या है, जीवन में पहली बार जाके इतने बड़े इतने विशेषज्ञ लोगों से जाके मिलता है, तो उसके मन में एक डर तो है, पहले कभी ऐसा सामना ही नहीं करना पड़ा, जैसे आपने बताया इंफीरियरिटी हो रहती है दिमाग में, माइंड के अंदर, तो बस बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छी बातें बताई। एक यूपीएससी की बात चल रही थी, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो बहुत सारे मित्र हैं जो अच्छी अच्छी एमएनसी में काम करते हैं, कोई यूएसए में प्लेस्ड है, कोई कहीं है, और एक उनका रहता है ट्रेंड की 2-3 साल जॉब करने के बाद यूपीएससी की तरफ आके थोड़ा राष्ट्र सेवा में योगदान दिया जाए, तो वो लोग पूछते रहते हैं। तो आज मैं एक फ्रेंड से जिक्र कर रहा था आपके बारे में, तो वो बोल रही नहीं बिल्कुल कि हम उनको जानते हैं, देखे हैं, तो एक उनसे पूछना क्वेश्चन कि अब मैं यहाँ पे हूँ, यूएसए में प्लेस्ड है वो, तो यहाँ पे मतलब बैठे बैठे अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ तो मेरी योजना किस तरह होनी चाहिए, तो थोड़ा आप इस क्वेश्चन को निजी लेके चलना। बिल्कुल। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई आदमी कहीं बैठ के भी तैयारी कर सकता है। मैंने शुरुआत में एक बात बोली थी कि आदमी के अंदर जुनून होना चाहिए और जोश होना चाहिए, तो वो यूएसए में बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं, उनको करना कुछ भी नहीं है। यूपीएससी का हर साल फॉर्म आता है, उसमें उसको फॉर्म भरना है उनको, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना होता है, और आप इंजीनियर्स से बेस्ट कोई ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर लिख नहीं सकता, आप सिर्फ काम की चीज़ लिखते हैं,
और हम आर्ट्स के स्टूडेंट की थोड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम बस सामने दिख गया तो इसमें ये भी लिख देना है वो भी लिख देना है, ऐसा नहीं। तो इंजीनियर्स के स्टूडेंट की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि वो टू द पॉइंट लिखता है और जितनी काम की चीज़ है वो उतनी लिखता है। तो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी तैयारी के लिए अलग से इंडिया के अंदर है। आजकल तो देखो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म। सर मेन ये था कि वो अपना वक्त कैसे मैनेज करें विद जॉब। देखो वक्त तो यही है कि उनके मन के अंदर ये है, जोश है कि मेरे को बनना है। तो हर आदमी के पास दुनिया में 24 घंटे ही है, चाहे यूएसए का राष्ट्रपति है उसके पास भी 24 घंटे हैं, आप हैं तो भी 24 घंटे हैं, मैं हूँ तो भी 24 घंटे हैं। उनको देखना है कि अपनी वो जॉब के साथ भी ईमानदारी बरतें और खुद को अपना जो सपना है वो पूरा करना है। तो बस मेरा एक ही उनको ये कहना होगा कि वो अपना ये सपना जी रहे, तो जब तक ये सपना जिए और इसमें सफल नहीं हो तब तक वो कोशिश करें। तो अपना एक भी मिनट वेस्ट ना करें। उनके पास जितना टाइम है, जितना टाइम मिल रहा है उसका एक भी मिनट वेस्ट ना करें और उनको वो टाइम वेस्ट ना करें। और साथ में ये कि उनकी तैयारी कंप्लीट है कि नहीं है वो उनका सिलेबस दिखाएगा कि उनका सिलेबस कितना कवर हुआ है। मॉक जो टेस्ट दे रहे हैं उन टेस्ट में उनके कैसे नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर उनको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि हम अभी उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो हमें और मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत करने के लिए टाइम कहाँ से निकालें, उनको ढूंढना पड़ेगा कि मैं खाना खाते समय 15 मिनट में खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे टीवी देख रहा हूँ और आधा घंटा लग जाता है, तो वहाँ से वो 15 मिनट निकालेगा। नहाते समय उनको पता है कि मैं आधे घंटे के अंदर नहा रहा हूँ, तो आधे घंटे के अंदर उनको कि भाई मैं 10 मिनट में नहा सकता हूँ, 20 मिनट तो टाइम निकाले। जहाँ बस में बैठे हैं, बस में बैठे कहीं पर जा रहे हैं तो कोई काम नहीं है दूसरा, तो आजकल मान लो उनको न्यूज़पेपर वहाँ पे वो ऑडियो बुक्स भी सर आजकल घर पे नहीं पढ़ पाते हैं न्यूज़पेपर, तो उसका न्यूज़पेपर का द हिंदू का या किसी का भी एनालिसिस है, तो वो चाहे दिल्ली में बैठेगा तो भी वही एनालिसिस सुनेगा और वहाँ तो बस में बैठे बैठे उसका एनालिसिस। तो मतलब अपने टाइम का मैक्सिमम है। जी सर। कुछ चीज़ें देखो जैसा सर ने बताया टाइम मैनेजमेंट करना है। बाकी जो आदमी एमएनसी में काम कर रहा है आईआईटी करके गया उसका माइंड लेवल या मैनेजमेंट तो अव्वल दर्जे का है ही इसमें कोई, तो वैसी पृष्ठभूमि के बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। मैं अपने राजस्थान का आईएएस गौरव अग्रवाल सर को देखिए, मतलब कनिष्क कटारिया रैंक 1 थे, कनिष्क कटारिया सर हो गए, ये ऐसे सेम मतलब मिलती जुलती पृष्ठभूमि के उसी बैकग्राउंड से आए हैं। एमएनसीज में काम करने के बाद इन दोनों ही फर्स्ट रैंकर है, देखो क्रैक किया है बहुत व्यवस्थित तरीके से। फिर इनकी अभी फील्ड में वर्किंग में भी वो जो गैप है बाकी लोगों से दिखता है, तो वो आसानी से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। इसमें यूपीएससी में आईएएस वगैरह बनने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ाकू ही होना जरूर नहीं है या नॉलेज बहुत वास्ट होना ही जरूर नहीं है। दरअसल ये अपने अपने तरीके से इसको क्रैक किया जा सकता है। वो प्रतिभा जो जिसका ये जिज्ञासा है वो भी यदि जिस दिन पूरे मन से यदि जुटेंगे तो आराम से एक दिन यही आपका इंटरव्यू हम सुनेंगे, इंटरेक्शन। बिल्कुल सर, ये मैं क्लिप उनको भेज दूंगा और मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया होगा। अभी सर एक आपकी वीडियो देखी, आपका ट्रांसफ़र हुआ, लोग वहाँ रो रहे थे, हम सब ने भी देखी, काफ़ी यूट्यूब पे चली। तो मतलब मैं जो आईपीएस का प्रोफेशन है उसमें जो लोकल जनता है उसके साथ कैसा इंगेजमेंट रहता है और उस चीज़ को आप जो उनके इमोशन है उनको किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि वीडियो में दिख रहा था कि एक लेडीज़ आपके पास खड़े थे, रो रहे थे। देखो सबसे बड़ी जो या सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि पुलिस के पास कोई है वो बहुत सुख में है और वो आदमी पुलिस के पास आए, ऐसा नहीं होता है कभी। पुलिस किसी भी आदमी के आने के अंतिम गंतव्य होता है। उसको ये लगता है कि अब मेरा कहीं कुछ नहीं हो रहा है या मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा कोई सुनेगा तो पुलिस है। और यदि उसको पुलिस के पास संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो कहाँ जाए क्या करे। इसलिए आदमी की लोगों की पुलिस से बहुत अपेक्षाएँ रहती है कि भाई हम आए हैं तो हमारी ये चीज़ का सोल्यूशन है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर्स है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो मान लो आपका कहीं इलाज नहीं मिल रहा था, आप दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ तो वो तो उसी पुलिस स्टेशन ही जाएगा। उसके अलावा तो उसके पास ऐसा तो है नहीं कि इस पुलिस स्टेशन जाकर जी जी तो परेशान आदमी है। तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि आम आदमी भी अपने पास आता है तो वो कहता है कि साहब मैं तो आपसे मिलने के लिए, आज तक मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, तो पुलिस स्टेशन गया नहीं, तो उसका एक डर रहता है हमेशा उसके। तो वो कहता है ना, कई बार ऐसे भी कहता है कि यार पुलिस और डॉक्टर से भगवान ना करे कि कभी मिलना पड़े, तो ये आदमी के मन में रहता है हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें अपनी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ा देती है कि भाई जो भी आदमी है। तो मेरा हमेशा से ये रहता है कि जैसे आपने बताया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि होने की वजह से या ये दूसरी छोटी जॉब करने से इन सब चीज़ों से क्या है, हम लोगों को ये पता रहता है कि वास्तव में यार आदमी को कहाँ पे परेशानी है या क्या परेशानी है।
तो इससे हम लोग जितने ज़्यादा फील्ड से जुड़े रहेंगे, जितने ज़्यादा हम आम पब्लिक से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सोल्व करते हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं कई बार भावुक हो जाता है कि यार उस मेरी इतनी बड़ी समस्या थी, इतने टाइम से हल नहीं हो रही थी और साहब ने वो हल कर दी। इस वजह से भी कई बार लोग हैं वो भावुक हो जाते हैं। बाकी का ऐसा हम कहें कि हम थे तो हमने ये कर दिया और उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ या उससे पहले ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। हर व्यक्ति अपना सिस्टम में कुछ न कुछ है वो देखे जाता है, पहले वाला भी अच्छा करता है, बाद वाला भी अच्छा करता है। आपने उसके साथ उस जो एक कर्म चल रहा था उस कर्म में आपने कुछ नया जोड़ दिया, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों का भला हुआ तो वो आपको पसंद करने लगे। तो मेरा यही मानना है कि हम पुराने वाले लोग भी बहुत अच्छा करते जाते हैं, हमने अच्छा करने की कोशिश की और आने वाला आदमी भी अच्छा करते जाता है। तो ये कुछ है मेरा। कुछ याद आ रहा है सर को। सच्चाई देखो, सर ने थोड़ी सी बात को इसको मेरे हिसाब से डिप्लोमेटिकली ले लिया। देखो हम सब समझते हैं, अब मेरे हिसाब से प्रत्येक प्राणी समझता है, विवेकशील आदमी, हर आदमी चाहे अनपढ़ है पढ़ा लिखा, भाव है ना जो मन के जो है ना वो उद्गार आंसू के रूप में विदाई में आदमी अच्छा मनुष्य होता है ना, अच्छे गुण होते हैं ना, उसके लिए सर तड़फ होती है। सच्चाई ये होती है कि जब आदमी, और पुलिस जैसा सर बता रहे थे, आदमी दुख में और खराब जब उसकी लाइफ की कोई घटना होती है ना, तभी उसका पुलिस से वास्ता पड़ता है, चाहे वो दुर्भाग्य से हो या कोई इरादतन हो। जिंदगी की खराब स्टेज होती है तब पुलिस से उसका वाक्य मतलब होता है, पुलिस से वास्ता पड़ता है। सीधे अच्छे काम में पुलिस को अमूमन नहीं आते, पुलिस के पास भी स्कोप नहीं होता, इसलिए पुलिस हमेशा मतलब बदनामी का पहला नाम पूरे सिस्टम में पुलिस का रहता है। बहुत संवेदनशील ड्यूटी है, बहुत चैलेंजिंग ड्यूटी रहती है। ऐसे में क्या होता है कि जब आदमी इस हिसाब से आता है, अपन ये भी अमूमन हम कहते हैं भाई पुलिस तो क्या संवेदनशील है नहीं, इनकी तो ये होगी, लेकिन पुलिस की जॉब वास्तव में बहुत टफ है। मैं एज ए कांस्टेबल इसमें रहा हूँ थोड़े ही दिन, तो भी मेरे उस थोड़े दिनों में एहसास हो गया कि भाई बहुत टफ, सबसे मतलब जॉब जितनी भी पब्लिक सर्विसेज में पुलिस से सबसे टफ जॉब है। तो ऐसे में देखो, जब आदमी मन से काम करता है, सही काम करता है, त्वरित न्याय करता है, जो उसको पता होता है जितने आयाम की ये वास्तव में चीज़ सही है, खराब आदमी को दंडित करता है, तो अच्छा मैसेज आता है। वही कारण है आपकी शैली बहुत अच्छी रही है, ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, बदमाश लोगों को दंडित किया है, पब्लिक के सामने वो उदाहरण होते हैं, तभी चाह होती है। सच ये है, आप इस चीज़ को सिस्टम में आप रहे, आपसे पहले रहे, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आप बड़े मन से काम किया है, इसीलिए सब लोगों के दिल के चाहते हैं। और ये होनी भी चाहिए सभी के अपनी प्रोफेशन में, अपन अपने काम के साथ सिंपैथी इम्पैथी जोड़ के संवेदनशीलता दिखाएं तो आनंद आता है, खुद को संतुष्टि भी मिलती है। और यही कारण है, इसीलिए वो ऑफिस का जो साथ वाला आदमी वो भी मिस कर रहा, फूल बरसा रहा है कि तो ये उसका कारण ये होता है। सर ने थोड़ा उसको उस हिसाब से, अपने खुद की बढ़ाई करना नहीं चाह रहे, लेकिन ये बढ़ाई नहीं है दरअसल, ये आदमी को मौका मिलता है, सौभाग्य होता है कि आप लोगों को मन में स्थान बना सको। हर कोई चाहता है, ये मनुष्य की इनबिल्ट सिस्टम, मतलब स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, वो चाहता है कि अब जिसमें हम आपके साथ बैठे, हम चाहते, मैं चाहता हूँ मैं आपकी नज़रों बना रहा हूँ या आपका खास बना रहा हूँ, सामान्य टेंडेंसी प्रवृत्ति मनुष्य की इनबिल्ट है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अच्छा काम करता है तो अच्छा लगता है, तभी आंसू आते हैं, बनाने से कृत्रिम आंसू अलग होते हैं। तो ये हम आपको सर इस मौके पे मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्वागत है। आप समाज में जो बाकी सब लोगों के लिए, समाज का मतलब सर्व समाज है, एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते, पुलिस ऑफिसर के नाते बड़े पद पे बैठे होते, बड़ा मैसेज देते हैं, अच्छा लगता है। नए लोग जो ड्रीम देख रहे हैं उनको भी लगता है कि मैं भी इनके जैसा बनूं। हमने भी अच्छे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ी है। एपीजे अब्दुल कलाम आदर्श व्यक्तित्व है, जब उनको पढ़ते हैं ना कि यार कोई कभी पैसे के इन्वॉल्वमेंट में, कोई सिस्टम का दुरुपयोग, उस आदमी को पढ़ के मतलब जो एक ईश्वर की जो छवि आती है उस आदमी के व्यक्तित्व में आती है। तो इस हिसाब से वो चीज़ें इनकलकेट है, आपने ऐसे कर्म की वजह से लोग चाहते हैं, सच्चाई है। बिल्कुल सर, आनंद आ गया जो आपने ये पूरा जिक्र किया सर, बहुत ही आनंद आया। और जो आपका संघर्ष का दौर था उसकी हमने बात की, रेगिस्तान की बात की, यूपीएससी पे आए, फिर आपका जो अभी का जीवन है एज एसपी जामनगर उस पे आए, श्याम जी से बात की जो आपके रूममेट थे आप, सर वो रूम का रेंट कितना था? वो हमारे भाई साहब थे शिषपाल जी, पुलिस में अभी हाँ बिल्कुल शिषपाल लोट होता है, रूम का रेंट 1800-1500 भी टाइम तो। लेकिन अब वो जब आप साहब का कह रहे हो तो मैं हर इंटरव्यू में इनके साथ रहता हूँ तो एक कहावत, दाढ़ भात में मुसलचंद दाढ़ भात में मुसलचंद दाढ़ भात में मुसलचंद मतलब जस्ट लाइट नोट में, मतलब हंसने के हिसाब से कहता रहता हूँ। अच्छा आदमी होता है ना कि यार इंटरव्यू इनका ही होता, ठीक रहता है, ये बीच में पहुंच की तरह साथ ही रहता है, लेकिन बिल्कुल सर। तो मैं जो भी बड़े अच्छे आपके प्रसंग
आप दोनों को एक साथ बिठाया, यही उद्देश्य था। एक दिन इनसे हो रही थी बात सर, जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है इन्हीं की देन है, कि मैंने इनको बोला कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ ऑफिसर टॉक्स। आपने मेरे को फ़ोन किया, मैं जयपुर था इन दिनों, तो मैं आया इनके पास, मैंने कहा बैठ जाऊंगा 1 घंटे टाइम पास करेंगे, लेकिन सर का आलिम प्रोग्राम है, अपन साथ बैठ के करेंगे, उसका अच्छा मतलब जाएगा ये, मतलब मैंने आज इसीलिए आपका टाइम लिया था। नहीं अच्छा है भाई, ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। देखो बाकायदा परिवर्तन इस चीज़ से आता है, फल मिलता है। आप अपन इस चीज़ को माप नहीं सकते। देखो हम आज भी सोशल मीडिया में सुबह शाम मैसेज वीडियो रील देखते हैं, प्रभावित होते हैं, अच्छी चीज़ करते हैं, कोई किसी संबंधित है, बैठने का पोस्टर का है या कोई योगा का है, उठने का मॉर्निंग चीज़ अपन सोच के एक संकल्प लेते हैं कि ये चीज़ आज से करें यार, अपन नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो इसी प्रकार की कवायद पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत मैसेजी होता है, बहुत परिवर्तनकारी होता है, उनके लिए मायने रखता है, इस चीज़ों की अहमियत समझते हैं। अभी हम भी विद्यार्थी हैं, उसी पेज में चल रहे हैं। तो सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बढ़िया मौका दिया, बच्चों तक ये बात पहुंचेगी जिस भी रूप में, अपनी अपनी पृष्ठभूमि से जोड़ के वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और आप यूं ही नित नए मुकाम पे रोज़ लोगों के, बड़े बड़े हस्तियों के इंटरव्यू लेते रहो, ताकि बाद में लोग आपका भी इंटरव्यू लेते ही हैं और लेते रहेंगे। आपने भी बहुत अच्छे अच्छे नवाचार किए हैं, चाहे लाइब्रेरी कंसेप्ट हो या आप ये जो अपना एक्सपर्ट बड्डी वाला जो काम है आपका, ये भी, और कोचिंग वाला, जितने मैंने आपके देखे अच्छे लगे, चला के आपके पास आए, और ऐसे लोगों के पास आना सौभाग्य होता है, और ये नेक काम है। बहुत धन्यवाद सर। ये जो आपने बोले हैं शब्द, इनकी ऊर्जा को मैं अपने अंतर्मन में भरता हूँ और हमेशा आगे ले चलूँगा। सर मैंने प्रयास किया आपकी मतलब 9 साल, कितने महीने बताया आपने, 3 महीने की 10 साल की यात्रा को जो 1-1.5 घंटा अपन ने बात की उसमें समेट पाऊँ। और आप लोगों का आभार, क्योंकि आप लोग कहीं यात्रा पे थे, मैंने आपका वक्त लिया और ये मेरी एक जिद थी। मैंने कहा बिल्कुल आज करना ही करना है, इंतजार भी किया और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अपन उस 8-9 साल को ऑप्टिमाइज कर पाए, आपसे मैं कुछ निकाल पाया, आगे दे पाया। और सर एक अंतिम जो आपका संदेश रहेगा इस प्रोग्राम में, और उसमें एक वादा भी कीजिए कि जब भी बुलाएंगे तब आएंगे। सबसे पहले तो अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थैंक यू सर। ये समझा और बुलाया। श्याम जी ने बताया जिस तरह से आपके जो नवाचार है वो समाज के अंदर एक नई ऊर्जा और जागृति लेके आ रहे हैं। जैसे आपका लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम है गांव-गांव के अंदर, वो सच में ही बहुत ही काबिले तारीफ है वो चीज़ है। जहाँ तक एक आपने मेरे से जो वादा मांगा है कि बिल्कुल युवाओं के लिए हर समय है वो रेडी रहेंगे, आप जब भी याद करोगे तो ज़रूर है वो हाजिर रहेंगे। और एक संदेश युवाओं को मैं ये देना चाहूँगा कि जीवन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ों के अंदर हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। एक तो नशा, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि नशा, आज तक आप ठीक है कुछ लोग नशा करते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो हमारे पास मोबाइल है या सोशल मीडिया देख सकते हैं कि आप उठा के देखिए कि जीवन में जिस आदमी ने नशा स्टार्ट किया है या कोई भी चीज़ की है, कितने लोग जीवन में सफल हुए हैं या किन किन का नाम है, आप उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि किसी को भी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया और आखिरकार उससे समाज को नुकसान ही हुआ है। तो कम से कम नशे के इस दलदल में ना फंसे, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है वो वर्तमान समय में युवाओं के अंदर नज़र आ रही है। दूसरा, कुछ युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं क्राइम की जो दुनिया है उसके अंदर है वो प्रवेश कर रहे हैं। आप देख लीजिए लोगों का कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनको भी आप देख लीजिए, अंततः उनका जो हश्र हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, ये दोनों चीज़ करने से आपके परिवार की और आपके समाज की जो बदनामी होती है उसका कोई मतलब, आपके माँ बाप या आपके परिवार भी ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ उपयुक्त है। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो अभिषेक जी का भी मैंने 2 मिनट आज एक्स्ट्रा टाइम लेके, और मेरे को ऐसा लगता है कि नशा और क्राइम की दुनिया से दूर रहें। तो भले ही अपने पास 2 पैसे कम होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन आप अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर है वो इस वजह से खुशी ज़रूर देख पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कोई कीमती या सबसे बड़ा कोई आपका धन है तो आपके माँ बाप के चेहरे की खुशी है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि कोशिश कीजिए कि ये दोनों चीज़ों से दूर रहें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर, आप लोग आए, इतना वक्त दिया और
आगे भी अपने से मिलते रहेंगे। और मैं ये जो हमने स्टार्ट की ऑफिसर टॉक्स, और इसके आगे भी एपिसोड आते रहेंगे। कुछ आप भी रेफर करना किनको बुलाना चाहिए, और हम इस यात्रा को ऐसे ही आगे जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद सर।